इस उपन्यास में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं लेखक की कल्पना है, इसलिए इसे गंभीरता से न लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 241-250 ने अपनी नजरें पीछे घुमाई और अपने शरीर को महसूस किया। अब जब वह अपने चरम पर लौट आया है, अगर वह फिर से कैंग युनहाओ का सामना करता है तो वह उसे एक हाथ से ही जमीन पर पटक सकता है। इस घटना के बारे में सोचकर वह दुखी महसूस करने लगा। यदि वह उस समय शारीरिक समस्याओं से ग्रस्त नहीं होता तो उसे आधे कदम के गुरु द्वारा क्यों दबाया जाता। ध्रुव ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। ऋतिका चौहान, मुझे आशा है कि आपको उस दिन पछतावा नहीं होगा। शांत होने के बाद ध्रुव ने महेश और सुनीता से कुछ सवाल पूछने का फैसला किया। क्या बूढ़े ने उसके लिए जो टिप्स छोड़े थे वे वास्तव में उसके जीवन के अनुभव से संबंधित थे। इससे ध्रुव उलझन में पड़ गया। क्या वह सिर्फ ध्रुव नहीं है, उसके पास और क्या जीवन का अनुभव हो सकता है। लेकिन अगर बूढ़े ने कुछ पीछे छोड़ा है तो ये बकवास नहीं होना चाहिए। शायद वास्तव में इसमें कोई रहस्य है। जैसे ही वह अपने पिता महेश को फोन करने वाला था, ध्रुव का सेल फोन बज उठा। जब उसने अपना फोन खोला तो उसने देखा कि यह एक अज्ञात नंबर था। ध्रुव ने अपनी भौहें उठाईं और कॉल का जवाब दिया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, दूसरी तरफ से एक क्रूर आवाज आई। ध्रुव, तुम जानवर हो, जल्दी से आकर मर जाओ। ध्रुव ने भौहें सिकुड़ी। तुम कौन हो। दूसरी तरफ वाला व्यक्ति एक पल के लिए चुप हो गया और अगले ही पल वह क्रोधित हो गया और बोला, मैं रजत शर्मा हूँ। यहाँ से चले आओ। ध्रुव ने अपने मुंह के कोने को हिलाया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैंने सोचा था कि यह कौन है। तुम नकली विक्रेता, ये काम लंबे समय से कर रहे हो। तुम कौन हो, तुम मुझे बस जाने दो। नकली वाक्य ने रजत शर्मा को इतना क्रोधित कर दिया कि वह लगभग बेहोश हो गया। इस पल वह ध्रुव को टुकड़ों में काटना चाहता था। अपने दांत पीसते हुए मोशानिन ने व्यंग्य किया, मेरा उपनाम यह है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे माता पिता मेरे हाथों में हैं। यदि तुम नहीं चाहते कि वे मर जाएं तो तुरंत यहाँ आओ। यदि तुम 20 मिनट के भीतर नहीं पहुंचे तो तुम अपने जीवन में उन्हें नहीं देख पाओगे। उन्हें नियंत्रित करना तुम्हारे ऊपर है। ध्रुव ने तुरंत अपना सेल फोन पकड़ लिया। उसकी आंखों में अंतहीन जानलेवा इरादे फूट रहे थे। तुमने मेरे माता पिता को छूने की हिम्मत की। अपने माता पिता को छूने में क्या गलत है। वे अब 30 मीटर की ऊंचाई पर मेरे द्वारा लटकाए गए हैं। मैं उन्हें सिर्फ एक शब्द से टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ। आओ और खुद देखो। अरे वैसे किसी को बताना मत, नहीं तो उन्हें मरना ही पड़ेगा। ध्रुव के माथे की नसें उभर आईं। कहावत है, उसके परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। परिवार के लोग ध्रुव के दुश्मन हैं। जो उन्हें छुएगा वह मर जाएगा। इस समय ध्रुव के दिल में रजत शर्मा पहले से ही मौत की सूची में था। ध्रुव ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मुझे पता भेजो और मैं अभी वहां जाता हूँ। इसलिए आप आज्ञाकारी हैं। नानशान निर्माण स्थल पर अकेले आना याद रखना, अन्यथा तुम और तुम्हारी माँ आज बुरी तरह मर जाएंगे। मैं कसम खाता हूँ, आज तुम बुरी तरह मरोगे। ध्रुव ने बिना पीछे देखे फोन रख दिया और बाहर चला गया। रिया कपूर पीछे पीछे आए और चिंतित होकर बोली, क्या हुआ। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं। ध्रुव थोड़ा रुका, अपना सिर घुमाया और रिया कपूर के खूबसूरत नितंबों को थपथपाया और मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, मैं अकेला जा सकता हूं। तुम घर पर ही खाना बना सकती हो। रिया कपूर के चेहरे पर अचानक सूर्यास्त की किरणें उभर आईं। ध्रुव को देखकर झिझकते हुए बोली, तो बाहर जाओ और सुरक्षा पर ध्यान दो। समझ गया। ध्रुव बिना पीछे देखे चला गया। ध्रुव की गाड़ी की टेल लाइट्स को देखते हुए रिया कपूर ने अपने गर्म गाल को छुआ और शर्मिंदगी में मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। इस आदमी ने वास्तव में फिर से अपना टोफू खाया। पर मुझे एक बार घिन क्यों नहीं आती, बल्कि थोड़ी खुशी होती है। और यह एहसास बहुत अच्छा लगता है। रिया कपूर ने भी नहीं देखा कि ध्रुव का फिगर धीरे धीरे उसके दिल पर गहरी छाप छोड़ रहा था। नानशान में खाली पड़े निर्माण स्थल पर महेश और सुनीता को क्रेन से 20 या 30 मीटर की ऊंचाई पर उठाया गया। नीचे रजत शर्मा के चेहरे पर क्रूरता साफ झलक रही थी। उसके बगल में एक पुरुष और एक महिला खड़े थे। दोनों ने काले कपड़े पहने हुए थे। महिला का चेहरा सुंदर और आकर्षक था। उसके होंठ आकर्षक लाल थे और उसने एक टाइट काले चमड़े की जैकेट पहनी हुई थी। उसका फिगर आगे पीछे की ओर उभरा हुआ था और उसकी लंबी टांगें और भी घातक रूप से आकर्षक थीं। रजत शर्मा ने अनजाने में इस महिला को देखा। उसकी आंखों में गर्मी की चमक दिखाई दी और उसने चुपके से निगल लिया। ऐसी उत्कृष्ट कृति, जिसके साथ एक रात खेलने के बाद वह अपने जीवन के 5 साल गंवाने को तैयार हो जाएगा। महिला ने रजत शर्मा की आंखों को देखा और अनजाने में मुस्कुरा दी। क्या रजत शर्मा जैसे किसी को बहकाना आसान नहीं है। ये दोनों लोग येनलोंग डिवीजन के सदस्य थे। रजत शर्मा उनके साथ सहकर्मी थे और उन्होंने उनमें से प्रत्येक को 10 मिलियन दिए। इसलिए दोनों ने रजत शर्मा की मदद करने और ध्रुव को मारने का फैसला किया। आदमी का नाम संदीप वर्मा है और महिला का नाम नेहा रेड्डी है। वे दोनों आधे कदम के मास्टर हैं। आपको पता होना चाहिए कि आंतरिक शक्ति मास्टर बेंगलोर शहर में अद्वितीय है और आधे कदम के मास्टर को एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है। रजत शर्मा ने उन दोनों को देखा और मुस्कुराया और कहा, भाई फैंग, बहन जिंग, मैंने आज आप दोनों को वास्तव में परेशान किया। चिंता मत करो, पैसा आपके कार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया है। आप बाद में इस ध्रुव को मार सकते हैं। संदीप वर्मा ने रजत शर्मा को देखा और कहा, आपने पहले कहा था कि ध्रुव आपकी उम्र के बराबर है, लेकिन उसने प्रदर्शनी हॉल में आंतरिक शक्ति के 6 मध्यम से लेकर देर तक के मास्टर्स को हराया। रजत शर्मा ने कहा, हाँ, क्या हुआ भाई फैंग। संदीप वर्मा की आंखें थोड़ी अजीब थीं। उसने सिर हिलाया और कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके दिल में संदेह की एक लकीर थी। वह रजत शर्मा की ही उम्र का है और क्या वह कई लोगों से लड़ सकता है। इससे पता चलता है कि ध्रुव भी बहुत मजबूत है, लेकिन इतनी कम उम्र में इतनी ताकतवर होना कुछ गड़बड़ है। संदीप वर्मा एक पल के लिए चुप हो गया और फिर पूछा, क्या आपको यकीन है कि ध्रुव का कोई बैकग्राउंड नहीं है। रजत शर्मा ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, उसके पिता और मां को मैंने फांसी दे दी है, उसका क्या बैकग्राउंड हो सकता है। अगर उसका कोई बैकग्राउंड है तो उसकी सगाई कई कंपनियों द्वारा रद्द कर दी जाएगी। संदीप वर्मा ने सिर हिलाया और उसने यही कहा। रजत शर्मा ने नेहा रेड्डी को देखा जो एक तरफ खड़ी थी और मुस्कुराते हुए कहा, बहन चेंग, मुझे आज आपको परेशान करने के लिए खेद है। चिंता मत करो, यह मामला खत्म होने के बाद मुझे बस इतना बता देना कि भविष्य में तुम्हारे पास कुछ करने के लिए है या नहीं। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहने के बाद रजत शर्मा की नजर चुपके से नेहा रेड्डी के मोटे स्तनों पर पड़ी और उसने जोर से निगल लिया। ये बहुत लुभावना था। नेहा रेड्डी आकर्षक ढंग से मुस्कुराई, रजत शर्मा के पास चली गई, उसके कान में झुकी और धीरे से सांस ली। मुझे वास्तव में आपकी एक मदद चाहिए। क्या आप आज रात खाली हैं। रजत शर्मा की धड़कन अचानक तेज हो गई। उसने नेहा रेड्डी की बर्फ सफेद पर्वत चोटियों पर नजर डाली जो जानबूझकर या अनजाने में उजागर हो गई थी। उसने तेजी से सांस ली और कहा, सिस्टर चेंग, आप खाली हैं। क्या हुआ। नेहा रेड्डी की आवाज घातक रूप से मोहक थी। कोई बात नहीं, आज रात मेरे घर पर कोई नहीं है, मेरे घर पर ड्रिंक करने के लिए आ जाओ टिल्डर। रजत शर्मा ने एक गहरी सांस ली। काश कि वह भी इस वेश्या नेहा रेड्डी को मौके पर ही मार सकता, लेकिन संदीप वर्मा उसके बगल में था। उसने खांसी की और शांति से मुस्कुराने का नाटक किया। कोई बात नहीं सिस्टर चेंग। नेहा रेड्डी की आंखें धुंधली हो गई थीं और उसकी उंगलियां रजत शर्मा के एक खास अंग को अनजाने में छू गई थीं। रजत शर्मा का शरीर कांप उठा और उसका पूरा शरीर फटने वाला था।
उसके दिमाग में एक विचार आया, उसे आज रात नेहा रेड्डी को कई बार जोर से चोदना चाहिए। नेहा रेड्डी के चेहरे पर एक मोहक मुस्कान थी। वह जानती थी कि रजत शर्मा को बहकाना बहुत आसान है। ये रजत शर्मा के साथ सोने से ज्यादा कुछ नहीं था। हाल ही में उसके पास पैसे की कमी थी और रजत शर्मा परिवार के पास अभी भी कुछ आधार था, इसलिए वह रजत शर्मा का फायदा उठा सकती थी। उन दोनों के अपने अपने बुरे इरादे थे, लेकिन उनके चेहरे पर गंभीरता दिख रही थी। महेश, जो हवा में लटका हुआ था, पहले से ही जानता था कि पीछे वाले लोग ध्रुव का स्वागत करने के लिए उनका इस्तेमाल करना चाहते थे, इसलिए उसने पीछे वाले लोगों को कोसा, तुम कमीनों, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मेरे पास आओ, ये शर्मनाक चालें मत खेलो। रजत शर्मा ने व्यंग्य किया और कहा, बूढ़े आदमी, बस सख्त बातें करते रहो। बाद में हम देखेंगे कि हम तुम्हारे बेटे को कैसे मारते हैं और फिर तुम दोनों को कैसे मारते हैं। महेश और सुनीता हैरान और क्रोधित थे। महेश ने शाप दिया, तुम जहरीले व्यक्ति, मेरे बेटे को क्या हो गया है? तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करना चाहते हो? तुम इतने क्रूर क्यों हो? तुम मर जाओगे। रजत शर्मा ने व्यंग्य किया और कहा, उसने वास्तव में मेरे मो परिवार के खिलाफ जाने और मुझे उस महिला के सामने शर्मिंदा करने की हिम्मत की जिसे मैं पसंद करता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे जाने दे सकता हूँ? अगर वह मुझ पर हमला करता है तो मैं उसे मार डालूंगा। वैसे भी तुम तीनों एक परिवार नहीं हो। अगर तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है तो तुम मरोगे तो मर जाओगे। उसके बाद रजत शर्मा ने बगल में क्रेन पर बटन दबाया और स्टील की केबल तेजी से नीचे गिर गई। दूसरा बुजुर्ग डर के मारे चीख उठा, उसकी आंखें काली हो गईं और वह बेहोश हो गया। जिस क्षण वह जमीन पर गिरने वाला था, रजत शर्मा ने फिर से बटन दबाया और स्टील की केबल रुक गई। डर से स्तब्ध दो बुजुर्गों को देखकर रजत शर्मा हंस पड़े। इस समय कार के इंजन की आवाज गूंजी और एक सफेद पोश अचानक सबके सामने रुक गई। ध्रुव अपने मुंह के कोने में सिगरेट और अपनी काली आंखों में एक उदास भाव के साथ नीचे चला गया। रजत शर्मा को आज मरना ही होगा। हाँ, तुम आखिरकार यहाँ हो। शाबाश, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे नाराज करने की क्या कीमत चुकानी पड़ी। रजत शर्मा ने गंभीरता से मुस्कुराते हुए संदीप वर्मा और नेहा रेड्डी से कहा, भाई फ्रैंक, बहन चेंग, ये कमीने हैं। मैंने तुम दोनों को आज कार्रवाई करने के लिए परेशान किया है। दोनों ने सिर हिलाया और ध्रुव को ठंडी आंखों से देखा। संदीप वर्मा ने कर्कश मुस्कान के साथ कहा, बेटा, क्या तुम खुद मरना चाहते हो या हम तुम्हें पीट पीट कर मार डालना चाहते हैं? ध्रुव ने अपने होठों को मरोड़ा और अचानक मुस्कुराया, तुम्हें क्या लगता है कि तुम आज कैसे मरोगे? नेहा रेड्डी ने व्यंग्य किया, हम नागसेना डिवीजन से हैं। तुम जैसे लोगों को मारना कुत्ते को मारने जैसा है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमारे विरोधी हो? हिडन ड्रैगन डिवीजन के लोग। ध्रुव ने भौहें से कुड़ी, ये फिर से नागसेना डिवीजन क्यों है? नागसेना डिवीजन हमेशा अपने न्याय और निष्पक्षता और दुनिया में व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रसिद्ध रहा है। ध्रुव पहले भी नागसेना डिवीजन के लोगों की बहुत प्रशंसा करता था, लेकिन इस दौरान पहले रितिका चौहान, फिर कैंग युनहाओ और अब रजत शर्मा और अन्य। नागसेना डिवीजन के बारे में उसकी धारणा एक पल में बेहद खराब हो गई थी। उसने सोचा कि नागसेना डिवीजन नश्वर दुनिया की संस्थाओं से अलग है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह अभी भी बुराई और दुष्टता को पनाह देता है। लेकिन वे सिर्फ दो आधे कदम के स्वामी हैं। यदि आप उन्हें मारते हैं तो उन्हें मार दें, यदि आप उन्हें मार देते हैं तो वे ठीक हो जाएंगे। ये सोचते हुए ध्रुव की आंखों में एक स्पष्ट हत्या का इरादा दिखाई दिया। सामने वाले पक्ष के लोगों को मामले की गंभीरता का एहसास नहीं था। संदीप वर्मा को तो लगा कि ध्रुव नागसेना डिवीजन के नाम से ही डर गया है, इसलिए वह अहंकार से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। क्या हुआ? मैंने तुम्हारे पैरों को इतना डरा दिया कि वे कमजोर हो गए। डार्लिंग, कुछ बार मुझे प्रणाम करो और शायद मैं तुम्हें ज्यादा सम्मानजनक मौत मरने दूं। ध्रुव मुस्कुराया, तुम आज मर जाओगे। ये वाक्य खाने पीने की तरह हल्के से कहा गया था। संदीप वर्मा की आंखें अचानक बदल गईं। बिना कुछ कहे उसने अपना बायां पैर लात से मारा, पांचों उंगलियों से मुट्ठी बांधी और ध्रुव पर सीधा हमला किया। उसे इतना भरोसा था कि वह ध्रुव को तुरंत मार सकता है और उसने हथियार इस्तेमाल करने की भी जहमत नहीं उठाई। येतियान ने सिर्फ अपना सिर हिलाया, उसका शरीर हिला भी नहीं, उसने बस अपनी मुट्ठी तान दी। संदीप वर्मा ने मजाक में मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम अभी भी विरोध करना चाहते हो तो जाकर ढूंढो। उसके बोलने से पहले ध्रुव की मुट्ठी उसकी मुट्ठी से टकरा गई। सिर्फ एक धमाका सुनाई दिया। संदीप वर्मा की मुट्ठी तुरंत खून के धुंध के गोले में बदल गई। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, संदीप वर्मा की कलाइयां, हाथ और छाती सब एक पल में फट गए। बस एक पल में संदीप वर्मा के आधे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए और वह उड़ गया। बिना कुछ कहे, एक शब्द भी नहीं, संदीप वर्मा की सांस रुक गई। इस दृश्य ने रजत शर्मा और नेहा रेड्डी को बुरी तरह डरा दिया। ध्रुव ने एक मुक्का मारकर संदीप वर्मा को मार डाला। नेहा रेड्डी और भी डर गईं और बिना कुछ कहे तुरंत भाग गईं। रजत शर्मा भी पलटकर भाग गए। जैसे ही उन्होंने 2 कदम उठाए, उनकी गर्दन एक साथ ठंडी महसूस हुई। अध्याय 205 रजत शर्मा को मार डालो। रजत शर्मा और नेहा रेड्डी को एक साथ अपनी गर्दन में ठंड महसूस हुई और अगले ही पल उनकी गर्दन को एक शिकंजे से मजबूती से जकड़ लिया गया और उनके शरीर हवा में लटक गए। पीछे से ध्रुव की आवाज आई, क्या मैं तुम्हें भागने दूं? रजत शर्मा इतना डर गए थे कि उनका चेहरा पीला पड़ गया था और वे पूरे शरीर कांप रहे थे। ध्रुव, तुम किस तरह की ताकत हो? नेहा रेड्डी भी चौंक गईं। संदीप वर्मा एक आधे कदम के मास्टर थे। वह मास्टर क्षेत्र में प्रवेश करने से केवल एक कदम दूर थे, लेकिन वह ध्रुव के मुक्के से मारे गए। वह विरोध करने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती। रजत शर्मा ने हमें तुम्हें मारने के लिए कहा है। तुम्हारे माता पिता का अपहरण करने का विचार उसी का था। अगर तुम्हें मारना है तो उसे मार दो, मुझे मत मारो। रजत शर्मा ने अचानक गुस्से में कहा, नेहा रेड्डी, तुम कुतिया, तुम इतनी बेशर्म क्यों हो? जब तुमने मेरे पैसे लिए थे तब तुमने ये क्यों नहीं कहा? नेहा रेड्डी ने गुस्से में कहा, तुम कमीनी, ये स्पष्ट रूप से तुम ही हो जो दूसरों के माता पिता को छूना चाहती थी। क्या तुम वह नहीं कर सकते थे जो आगे हुआ? रजत शर्मा की आंखें गुस्से से काली हो गई थीं और उनका दिल इस समय निराशा से भरा हुआ था। नेहा रेड्डी और संदीप वर्मा उनके द्वारा खोजे गए गुरु थे। उनमें से कोई भी ध्रुव का विरोधी नहीं था। आज उसका अंत हो चुका था। जब उन्होंने ये सोचा तो उन दोनों की गर्दन पर ठंडक महसूस हुई और फिर उनके शरीर में अचानक ताकत खत्म हो गई। ध्रुव ने उसका हाथ छोड़ दिया और वे दोनों सीधे जमीन पर गिर पड़े। ध्रुव ने उन दोनों की ओर देखा और उदासीनता से कहा, अगर तुम मेरे माता पिता को छूते हो तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम आज जीवित रह पाओगे? जब रजत शर्मा ने यह सुना तो वह इतना डर गया कि उसने पेशाब कर दिया। वह फूट फूट कर रोने लगा और बोला, भाई ये नहीं, दादा ये, मुझे पता है कि मैं गलत था। मुझे सच में पता है कि मैं गलत था। मुझे प्रदर्शनी हॉल में आपके लिए चीजें मुश्किल नहीं बनानी चाहिए और मुझे प्रदर्शनी हॉल में आपके लिए चीजें मुश्किल नहीं बनानी चाहिए। मुझे आपकी मंगेतर रितिका चौहान के बारे में विचार आ रहे हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे जाने दें, मैं अभी मरना नहीं चाहता। ध्रुव ने फिर से नेहा रेड्डी की ओर देखा। नेहा रेड्डी बहुत खूबसूरत थी, खास तौर पर उसने जो टाइट ब्लैक लेदर जैकेट पहनी थी वह उसके फिगर के साथ एक घातक प्रलोभन पैदा कर रही थी। ध्रुव को अपने शरीर को देखते हुए देखकर नेहा रेड्डी तुरंत समझ गई। जमीन पर आधे घुटने टेकते हुए ध्रुव को दयनीय दृष्टि से देखते हुए बोली, मास्टर, जब तक आप मुझे नहीं मारते मैं जो चाहो कर सकती हूँ।
मैं आपकी हर दिन सेवा कर सकती हूँ। ये कहने के बाद नेहा रेड्डी ने अपनी छाती खोली और अचानक उसकी आंखों के सामने एक मोटा सफेद बर्फ का टुकड़ा दिखाई दिया। ध्रुव ने एक घूंट में निगल लिया। इस नेहा रेड्डी के स्तन वाकई बहुत बड़े हैं। इस खूबसूरत चेहरे और इन दयनीय आंखों के साथ वह वाकई एक सुंदरी है। ध्रुव को चुप देखकर नेहा रेड्डी ने ध्रुव का हाथ पकड़ने की पहल की। ध्रुव का हाथ अपनी छाती पर रखा, अपने लाल होठों को काटा और कहा, मास्टर मुझे मत मारो, मुझे आपकी सेवा करने दो, ठीक है। दूसरी तरफ रजत शर्मा ईर्ष्या और नाराज थे कि यह फ्रेम जो सतह पर मासूम लग रहा था इतना कामुक कैसे हो सकता है। ये तियान जानता था कि यह एक सौदा था जो उसके दरवाजे पर पहुंचाया गया था। वह इसे कुछ बार इस्तेमाल कर सकता था और यह उसके हाथ में बहुत अच्छा लग रहा था। नेहा रेड्डी की आंखें थोड़ी धुंधली थीं और वह मोहक ढंग से हाँफ रही थी। मास्टर, क्या ये ठीक है? इस समय नेहा रेड्डी भी जोखिम उठाने को तैयार थी। वह तब टूट गई थी जब उसने संदीप वर्मा को ध्रुव द्वारा मुक्का मारकर मारते हुए देखा। ध्रुव बहुत छोटा है लेकिन उसकी ताकत बेहद भयानक है जो केवल एक समस्या को स्पष्ट कर सकती है। या तो ध्रुव में बेहद भयानक क्षमता है या ध्रुव की पृष्ठभूमि बहुत गहरी है। यह उसका सौभाग्य था कि वह ध्रुव से प्यार करती थी और ध्रुव रजत शर्मा से भी अधिक सुंदर था, इसलिए उसके पास बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं था और उसने यहाँ तक चाहा कि ध्रुव उसे मार डाले। ध्रुव ने कुछ और बार जोर लगाया, अपना हाथ वापस खींच लिया, नेहा रेड्डी की ओर देखा और शांति से कहा, ठीक है, आज मैं अच्छे मूड में हूँ। तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है लेकिन तुम मेरे लिए रजत शर्मा को मार सकती हो। क्या? नेहा रेड्डी ने हौंकते हुए कहा और रजत शर्मा इतना डर गया कि वह कांपने लगा और चिल्लाने लगा, दादाजी ये कृपया मुझे छोड़ दो। अगर तुम्हें औरतें पसंद हैं तो मैं वापस जाऊंगा और तुम्हारे लिए सैकड़ों औरतें ढूंढूंगा। कृपया मुझे मत मारो, मैं वास्तव में जानता हूं कि मैं गलत था। ध्रुव ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम अब अपनी गलती इसलिए नहीं मान रहे हो क्योंकि तुम्हें पता है, बल्कि इसलिए कि तुम मेरे मुकाबले में नहीं हो। अगर मैं आज तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं होता तो क्या तुम मुझे जाने देते? क्या तुम मेरे माता पिता को जाने देते? इस वाक्य ने रजत शर्मा का गला घोंट दिया। रजत शर्मा जानता था कि ध्रुव उसे कभी नहीं जाने देगा। उसकी अभिव्यक्ति अचानक क्रूर हो गई और उसने दहाड़ते हुए कहा, ध्रुव तुम जानवर कमीने, तुम सही हो। अगर मुझे पता होता कि तुम इससे ज्यादा शक्तिशाली हो तो मैं तुम्हें आज मारने के लिए निश्चित रूप से एक मजबूत मास्टर को काम पर रखता। मुझे बस इस बात से नफरत है कि मैंने तुम्हें कमा का। ध्रुव ने शांति से कहा, जब तक तुम्हें पता है मरने के लिए तैयार रहो। रजत शर्मा ने एक अजीब सी मुस्कान दी, हाँ हाँ, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मैं मो परिवार का वारिस हूँ। मेरा परिवार बेंगलोर वर्ल्ड रैंकिंग के कई मास्टर्स को जानता है। इसके अलावा मैं यिंगलोंग डिवीजन से भी हूँ। अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो तुम हुआक्सिया के संपर्क में आ जाओगे। अगर सरकार तुम्हारे खिलाफ जाती है तो दुनिया के सभी हिडन ड्रैगन डिवीजन तुम्हारा गला घोंट देंगे। अगर तुम समझदार हो तो बस मुझे जाने दो। अब से हम एक दूसरे के साथ संघर्ष में नहीं रहेंगे। ध्रुव ने अपनी बाहें उठाई और नेहा रेड्डी को देखा, बेंगलोर वर्ल्ड रैंकिंग क्या है? नेहा रेड्डी ने समझाया, दिव्य शक्ति सूची चीनी सरकार द्वारा स्थापित की गई है। दिव्य शक्ति सूची को नगरपालिका स्तर, प्रांतीय स्तर, थिएटर स्तर और राष्ट्रीय स्तर में विभाजित किया गया है। नगरपालिका स्तर प्रत्येक शहर में लोगों का सबसे मजबूत समूह है और प्रांतीय स्तर प्रत्येक शहर में सबसे मजबूत लोग हैं, लोगों का चुना हुआ सबसे मजबूत समूह, और इसी तरह। ध्रुव ने सिर हिलाया और रजत शर्मा की ओर देखा। रजत शर्मा गर्व से मुस्कुराए, क्या आप डरते हैं? बस मुझे जाने दो। ध्रुव ने दुष्टता से मुस्कुराया, चूंकि आपका परिवार इतने सारे लोगों को जानता है इसलिए मैं आपको जाने नहीं दे सकता। अगर मैं आपको सीधे मार देता हूं तो किसी को पता नहीं चलेगा। नेहा रेड्डी, उसे मार दो। अगर तुम उसे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। नेहा रेड्डी कांप उठी, मास्टर, मो परिवार की पृष्ठभूमि सरल नहीं है। क्या आप वास्तव में उन्हें मारना चाहते हैं? मैं 3 तक गिनूंगा, अगर वह नहीं मरता है तो तुम मर जाओगे। ध्रुव ने गिनती शुरू की, 3, 2। जब वह 1 तक गिनने वाली थी, नेहा रेड्डी के हाथ में एक चांदी की रोशनी दिखाई दी और एक तेज तितली खंजर तुरंत उसकी हथेली में आ गया। रजत शर्मा की पुतलियां सिकुड़ गईं। नेहा रेड्डी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपनी बात खत्म करते ही एक धमाके की आवाज आई और नेहा रेड्डी के हाथ में पकड़ा हुआ बटरफ्लाई नाइफ रजत शर्मा के गले में घुस गया। रजत शर्मा के गले से अचानक खून का फव्वारा फूट पड़ा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ध्रुव ने वाकई उसे मारने की हिम्मत की। नेहा रेड्डी ने रजत शर्मा के दिल और दांत पर लगातार कई बार चाकू से वार किया। ये सब करने के बाद नेहा रेड्डी ध्रुव के सामने घुटनों के बल बैठ गई और सिसकते हुए बोली, मास्टर, मैंने वो सब कर दिया जो आपने मुझसे करने को कहा था, क्या आप मुझे मत मारिए। ध्रुव मुस्कुराया, नीचे बैठ गया और नेहा रेड्डी के चेहरे को छूते हुए मुस्कुराया, क्या तुम्हें पता है कि क्या हुआ है? मुझे पता है, मुझे पता है। ध्रुव ने असहाय होने का नाटक किया और कहा, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम मुझे धोखा दोगे या नहीं। मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैंने आपको धोखा दिया तो मैं मर जाऊंगा। मास्टर, चिंता मत करो, नेहा रेड्डी ने आंखों में आंसू भरकर ईमानदारी से कहा। ध्रुव ने अपना सिर हिलाया, अचानक उसके हाथ में एक गोली आई और उसे नेहा रेड्डी को थमा दिया, इसे खा लो। नेहा रेड्डी की पुतलियां सिकुड़ गईं, ये है, इसे लेने के बाद हफ्ते में एक बार मेरे पास मारक के लिए आना। साथ ही किसी और को विषण मत करने देना। मेरा जहर बहुत खास है, अगर कुछ गड़बड़ है तो ये पहले से ही जहरीला होगा। यह आपको 1 मिनट में मार सकता है, समझे? ध्रुव ने ये शब्द मुस्कुराते हुए कहे, लेकिन नेहा रेड्डी इतनी डरी हुई थी कि उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसने गोली को चुटकी में लिया, एक गहरी सांस ली और अंत में उसे अपने पेट में निगल लिया। उसने दुखी होकर कहा, इसे निगल लो मास्टर। ध्रुव ने सिर हिलाया और नेहा रेड्डी को निर्देश दिया कि वह रजत शर्मा और संदीप वर्मा के शवों को पास की नदी में फेंक दे और आसपास की जगह को साफ कर दे। नेहा रेड्डी ने दोनों बुजुर्गों को फिर से नीचे उतारा। दोनों बुजुर्ग ठीक थे लेकिन वे डर से बेहोश हो गए। ध्रुव ने नेहा रेड्डी की ओर देखा, क्या तुम अभी तक नहीं जा रही हो? नेहा रेड्डी ने अपने होंठ काटे और अचानक उसके चेहरे पर आकर्षण का एक स्पर्श दिखाई दिया। उसने अपने हाथों को अपने स्तनों पर रखा और एक मोहक नजर से कहा, मास्टर, क्या आप नहीं चाहते कि मैं आपकी सेवा करूं? ध्रुव ने नेहा रेड्डी की ओर देखा और अपने होठों को चटकाया, तुम बहुत चुलबुली हो। जब तक मास्टर को ये पसंद है टिल्डर। ध्रुव ने अपनी नाक को छुआ, तुम्हें पहले जाना चाहिए, मैं अभी खाली नहीं हूं। और ठीक है। नेहा रेड्डी के चेहरे पर निराशा के भाव थे लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद वह चुपके से मुस्कुराई। कम से कम ध्रुव को उसमें दिलचस्पी थी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसका बड़ा हथियार ध्रुव को आकर्षित नहीं कर सकता। ये बस समय की बात थी। नेहा रेड्डी और अधिक नहीं रुकी और जाने वाली थी। जब वह जाने वाली थी उसने अचानक कहा, मास्टर, संदीप वर्मा और रजत शर्मा दोनों नागसेना डिवीजन से हैं। अगर वे गायब हो गए तो नागसेना डिवीजन निश्चित रूप से जांच शुरू कर देगा। आपको सावधान रहना होगा। ध्रुव ने सोचा, क्या यिंगलोंग डिवीजन में कई मास्टर हैं? नेहा रेड्डी ने उत्तर दिया, यिंगलोंग डिवीजन एक संगठन है जो साधकों का प्रबंधन करता है। इसमें कई मास्टर हैं। गवर्नर जनरल पहले से ही भगवान बनने की स्थिति में है, दोनों पर्यवेक्षक मास्टर स्तर के शिखर पर हैं और कई कमांडर भी मास्टर स्तर पर हैं।
बाद में ये कहने के बाद नेहा रेड्डी ने ध्रुव की ओर देखा, एक पल के लिए झिझकी और कहा, मास्टर, आपकी ताकत को देखते हुए आपको मास्टर स्तर पर होना चाहिए, है ना? आपकी उम्र में आप पहले से ही सभी साधकों में से एक प्रतिभाशाली हैं जो मास्टर स्तर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आपको सावधान रहना होगा। ध्रुव ने नेहा रेड्डी की ओर देखा और सिर हिलाया। नेहा रेड्डी मुस्कुराई, तो मैं जा रही हूँ मास्टर, यह मेरी संपर्क जानकारी है। अगर आपको कुछ चाहिए तो बस मुझे कॉल करें। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अपनी संपर्क जानकारी देने के बाद नेहा रेड्डी चली गई। ध्रुव ने नेहा रेड्डी की पीठ को देखा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने नेहा रेड्डी को इसलिए नहीं रखा क्योंकि नेहा रेड्डी सुंदर थी, बल्कि इसलिए क्योंकि नेहा रेड्डी यिनलोन डिवीजन से थी। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि उसे हिडन ड्रैगन डिवीजन में घुसकर जानकारी हासिल करने के लिए अपने मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब उसका रितिका चौहान और कैंग युनहाओ से टकराव है और आज उसने रजत शर्मा और संदीप वर्मा को मार डाला। यह अच्छी बात है कि नागसेना डिवीजन को पता नहीं चल पाया। अगर उसे पता चल गया तो वह निश्चित रूप से मारा जाएगा। नागसेना डिवीजन में ऐसे मास्टर हैं जो उससे ज्यादा ताकतवर हैं, अगर वह पहले नागसेना डिवीजन से नहीं डरता। लेकिन अब जब तियानमेन गृहयुद्ध में है तो कई ताकतें तियानमेन की हर हरकत पर गुप्त रूप से ध्यान दे रही होंगी, जिसमें स्वर्ग तोड़ने वाली सेना भी शामिल है। अगर वह तियानमेन की शक्ति का उपयोग करता है तो वह नागसेना डिवीजन से नहीं डरेगा, लेकिन यह निश्चित रूप से अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा, जो और भी खतरनाक होगा। ध्रुव ने चुपके से अपनी मुट्ठियां भींच लीं, अब वह केवल जल्दी से मजबूत हो सकता था। अपने माता पिता के साथ घर लौटने के बाद रिया कपूर विला की सफाई कर रही थी। फर्श पॉलिश किया गया था और बालकनी का शीशा बेदाग था। ध्रुव जब अंदर आया तो दंग रह गया। रिया कपूर को देखकर, जो माथे पर पसीने की महीन बूंदों की परत के साथ एक एप्रन पहने हुए थी, वह अपने दिल में गर्मजोशी महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका और मुस्कुराते हुए कहा, आप वास्तव में एक गृहिणी की तरह दिखती हैं। रिया कपूर ने ठहाका लगाया, तो क्या आपको गृहिणियां पसंद हैं? ध्रुव दंग रह गया और उसने अपनी नाक को छुआ, मुझे ये पसंद है। रिया कपूर ठिठक गई, उसने अपना सिर घुमाया और लाल आंखों से ध्रुव को देखा, मुस्कुराई और कुछ नहीं बोले। ध्रुव ने दोनों बुजुर्गों को उनके कमरे में भेज दिया। जल्दी ही वे जाग गए और ध्रुव उनके कमरे में आया। पापा, माँ, क्या आप जाग रहे हैं? महेश और सुनीता ने अपनी आंखें खोली और देखा कि वे घर पहुंच चुके हैं। वे अचानक बेहोश हो गए। महेश ने अपना सिर रगड़ा और कहा, ध्रुव, क्या हमने अभी? ध्रुव ने अपने हाथ से चुप रहने का इशारा किया और महेश और सुनीता से कहा, माँ और पिताजी, बस दिखावा करो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और किसी से कुछ मत कहना। महेश और सुनीता ने एक दूसरे को देखा। हालांकि उनके चेहरे थोड़े हैरान थे, लेकिन दोनों बुजुर्गों ने तुरंत ध्रुव को समझ लिया। सुनीता ने अपने आंसू पोंछे और भावुक होकर कहा, ध्रुव, माँ ने सोचा था कि मैं तुम्हें अब और नहीं देख पाऊंगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारा पूरा परिवार ठीक रहेगा। ये बहुत बढ़िया है। ध्रुव मुस्कुराया, माँ, अगर आसमान गिर भी जाए तो मैं उसे थाम लूंगा ताकि तुम दोनों को किसी बात की चिंता न करनी पड़े। दूसरे बुजुर्ग ने ध्रुव की ओर भावपूर्ण दृष्टि से देखा। अंत में ध्रुव ने झिझकते हुए कहा, पापा, माँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या हुआ ध्रुव, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? महेश ने पूछा। ध्रुव ने गहरी सांस ली, उसकी धड़कन अनजाने में ही तेज हो गई। उसे आभास हो रहा था कि नीचे जो कुछ हो रहा है वह शायद उसकी जानकारी से परे हो। दोनों बुजुर्गों की ओर देखते हुए उसने अंत में कहा, पापा, माँ, मैं जो पूछना चाहता हूँ वह है मेरे जीवन के अनुभव के बारे में। ये शब्द सुनते ही महेश और सुनीता के हाव भाव तुरंत बदल गए। अध्याय 206 जैविक माँ। दोनों बुजुर्गों के हाव भाव देखकर ध्रुव को तुरंत कुछ समझ में आ गया और उसका दिल धड़क धड़क कर नीचे गिर गया। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे जीवन के अनुभव के बारे में वाकई कोई बड़ा रहस्य है? महेश ने धीरे से सिगरेट निकाली और उसे फूंका। उसके चेहरे की झुर्रियां एक दूसरे से सट गईं। सुनीता ने ध्रुव की ओर देखा, उसकी आंखें किसी समय आंसुओं से भर गईं। अपने माता पिता को इस तरह देखकर ध्रुव चौंक गया। पापा, माँ, आपको क्या हो गया है? एक अज्ञात समय के बाद सुनीता ने अपने आंसू पोंछे महेश की ओर देखा और कहा, बूढ़े आदमी, ध्रुव को बताओ, उसे जल्दी या बाद में वैसे भी पता चल जाएगा। महेश ने एक के बाद एक सिगरेट पीनी समाप्त की। उसने ध्रुव को देखा, उसका बूढ़ा चेहरा अवर्णनीय उतार चढ़ाव और उलझनों से ढका हुआ था। ध्रुव ने बस दो बुजुर्गों को ऐसे ही देखा और उसने अनजाने में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह महेश और सुनीता के साथ तब से रह रहा है जब से उसे पहली बार याद आया था। वह वास्तव में कल्पना नहीं कर सकता था कि अगले ही पल दोनों बुजुर्ग क्या कहेंगे। अंत में महेश ने सिगरेट पीना समाप्त किया और उसने ध्रुव को अपनी आंखों में अत्यंत उतार चढ़ाव के साथ देखा। ध्रुव की आवाज कांप रही थी, पापा, माँ, क्या ऐसा हो सकता है? महेश ने अंततः कहा। उसकी बूढ़ी आवाज थोड़ी कर्कश हो गई थी। ध्रुव, तुम्हारे माता पिता को नहीं पता कि तुम्हें ये खबर किससे मिली, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब तुम बड़े हो गए हो और अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता रखते हो तो शायद तुम्हें ये बताने का समय आ गया है। तुम। महेश ने गहरी सांस ली। ये स्पष्ट था कि ये शब्द कहना उसके लिए एक तरह की यातना थी। अंत में महेश ने जीवन के उतार चढ़ाव से भरे चेहरे के साथ कहा, तुम वास्तव में हमारे जैविक पुत्र नहीं हो। धमाका। ध्रुव को अचानक लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। इस पल उसका पूरा शरीर हिंसक रूप से हिल गया और उसका दिमाग खाली हो गया। महेश और सुनीता, जिन्होंने उसे दशकों तक पाला है, क्या वे उसके जैविक माता पिता नहीं हैं? इस पल ध्रुव की आवाज कांप उठी और उसके नाखून मांस में चुभ गए। पापा, माँ, क्या आप सच कह रहे हैं? सुनीता ने ध्रुव को प्यार से देखा, उसकी आंखें इस समय लाल थीं। ध्रुव, तुम्हारे पिता ने जो कहा वह सच है। तुम हमारे जैविक पुत्र नहीं हो और हम तुम्हारे जैविक माता पिता नहीं हैं। 23 साल पहले एक सर्दियों की रात एक महिला ने तुम्हें हमारे घर भेजा था जब तुम सिर्फ एक शिशु थे और वह महिला तुम्हारी माँ थी। ध्रुव ने अपना मुंह खोला और इस समय अचानक उसे कुछ समझ में आया। दरअसल वह भी भ्रमित था। वह महेश और सुनीता जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। बस इतना है कि उसने पहले इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन इस समय उसे अचानक सब कुछ समझ में आ गया। महेश ने आगे कहा, बच्चे, हम जानते हैं कि अब तुम शांत नहीं रहोगे। अगर संभव हो तो हम आशा करते हैं कि हम तुम्हें ये बात जीवन भर नहीं बताएंगे। तुम हमेशा हमारे बेटे रहोगे और हम हमेशा तुम्हारे माता पिता रहेंगे। हालांकि कुछ चीजें हैं जो तुम्हें अंततः पता चल जाएंगी। ध्रुव ने अपनी आवाज में कांपते हुए कहा, पापा, माँ, आप हमेशा मेरे माता पिता रहेंगे। आपने वर्षों तक मुझे पालने के लिए कड़ी मेहनत की है। आप इस जीवन में मेरे माता पिता होंगे। महेश और सुनीता की आंखें लाल हो गईं। बच्चे, तुम्हारे शब्द हमारे लिए पर्याप्त हैं। सुनीता ने ध्रुव का हाथ पकड़ा, उसके आंसू पोंछे और कहा, जिस महिला ने तुम्हें यहाँ भेजा था वह शानदार कपड़े पहने हुए थी और उसका रूप और स्वभाव सामान्य लड़कियों जैसा नहीं था। लेकिन किसी कारण से वह चोटों से भरी हुई थी और हमें नहीं पता कि वह कैसे मिली। वह हमारे परिवार में आई और उसने हमसे बहुत विनती की कि हम तुम्हें अपने साथ ले जाएं और तुम्हारा पालन पोषण करें। शायद ये भाग्य था। हम भी उस समय एक बेटा चाहते थे, इसलिए हमने तुम्हें अपने साथ ले लिया। वह महिला तुम्हारी जैविक माँ होनी चाहिए। ध्रुव को लगा जैसे उसके दिल पर कोई भारी पत्थर दबा हुआ है और वह बता नहीं सकता कि वह क्या महसूस कर रहा था। अगर ऐसा है तो उसकी जैविक माँ ने उसे क्यों छोड़ दिया?
और वह घावों से क्यों भरा हुआ है? उसने सुनीता की ओर देखा और पूछा, माँ, क्या उस औरत ने कुछ और कहा? सुनीता ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, नहीं, उसने हमसे कहा था कि हम इन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए तुम्हारे बड़े होने तक इंतजार कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई उपयुक्त अवसर नहीं है तो तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है। अब जब तुम्हारे पास क्षमता है तो तुम्हारे माता पिता का मानना है कि तुम अब इसके बारे में कभी बात नहीं करोगे। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसलिए शायद यह एक अवसर है। जब सुनीता ने यह कहा तो उसे अचानक कुछ याद आया और उसने महेश से कहा, बूढ़े आदमी, क्या वह जेड पेंडेंट अभी भी वहाँ है? इसे निकालो और ध्रुव को दे दो। महेश ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और दराज के नीचे से एक छोटा सा बॉक्स निकाला। जब बॉक्स खोला गया तो ध्रुव के सामने कुछ ड्रैगन पैटर्न के साथ एक प्राचीन जेड पेंडेंट दिखाई दिया। ध्रुव ने धीरे से जेड पेंडेंट लिया, उसके हाथ अनजाने में कांप रहे थे। ये कुछ ऐसा है जो आपकी जैविक मां पीछे छोड़ गई है। उसने हमें इसे आपके लिए रखने के लिए कहा था। अब समय आ गया है कि आप इसे अपने पास रख लें। ध्रुव ने जेड पेंडेंट को चुपचाप महसूस किया, अपनी आंखें बंद की और आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके इसे तलाशने लगा। उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। वास्तव में इस जेड पेंडेंट पर प्रतिबंध थे जो उसे इसे तलाशने से रोकते थे। इसके अलावा यह जेड पेंडेंट वास्तव में अत्यंत दुर्लभ ड्रैगन जेड से उकेरा गया था। ड्रैगन जेड एक खजाना है। जादुई हथियार को परिष्कृत करते समय नाखूनों और मूत्र को जोड़ने से जादुई हथियार का स्तर कई डिग्री तक बढ़ सकता है। और यह जेड पेंडेंट पूरी तरह से ड्रैगन जेड से बना है। इसे सबसे कीमती खजानों में सबसे कीमती खजाना कहा जा सकता है। पूरे चीन को देखते हुए उनमें से बहुत सारे नहीं हैं। ध्रुव चौंक गया। उसकी माँ कौन थी? उसने सुनीता को देखा और पूछा, माँ, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि उस समय मेरी माँ कैसी दिखती थी? सुनीता ने एक पल के लिए सोचा और कहा, तुम्हारी माँ उस समय अधिकतम 25 या 6 साल की लग रही थी। वह बहुत सुंदर थी। उसके पूरे शरीर से आप एक नज़र में बता सकते थे कि वह एक अमीर परिवार की लड़की थी। वह हम लोगों से अलग थी। यहाँ तक कि टीवी पर दिखने वाले मशहूर हस्तियों का स्वभाव भी उसके जैसा नहीं है और वह दयालु, सौम्य और मिलनसार है। जब वह आई तो उसके पीछे 2 अधेड़ उम्र के आदमी थे। 2 अधेड़ उम्र के आदमी चीनी ट्यूनिक सूट पहने हुए थे और बहुत ही नेतृत्व वाले लग रहे थे, टीवी पर उन उच्च पदस्थ अधिकारियों से कहीं बेहतर। हम सभी बड़े हैं, हमें केवल इतना याद है कि उनके चीनी ट्यूनिक सूट 3 बटनों के साथ क्षमा प्रार्थी थे, लेकिन आपकी माँ का सामना करते समय वे बहुत सम्मानजनक लग रहे थे। तो क्या आपने बताया कि वे कहाँ गए? सुनीता ने धीरे से आह भरी। आपकी माँ ने कहा कि यदि आप कई वर्षों बाद उसके बारे में पूछते हैं तो हम आपको बताएंगे कि वह बहुत दूर की जगह चली गई। ध्रुव के दिल में एक टीसी उठ गई। इतने सालों से उसकी माँ वापस नहीं आई। क्या ऐसा हो सकता है? ध्रुव की आंखें अचानक गर्म हो गईं। उसे अपनी जैविक माँ का जरा भी आभास नहीं था। कितनी दुखद बात है। महेश ने बगल से धीरे से कहा, ध्रुव, तुम्हारी माँ चोटों से लथपथ थी और उससे भी ज्यादा खून से। हमें शक है कि उसे ढूंढकर तुम्हें हमारे हवाले कर दिया गया क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। इतने सालों बाद भी उसके बारे में कोई नहीं जानता। अब क्या स्थिति है? लेकिन अब जब तुम्हारे पास क्षमता है तो तुम लोगों को इसकी जांच करने दे सकते हो। ध्रुव ने सिर हिलाया, जेड पेंडेंट को कसकर पकड़ते हुए कहा, माँ और पिताजी, क्या आपने मुझे मेरा नाम दिया था या बस इतना ही था? तुम्हारी माँ ने हमें उस समय तुम्हें ध्रुव कहने के लिए कहा था। हमें नहीं पता कि यह तुम्हारा असली नाम है या नहीं। सुनीता ने आह भरी। बच्चे, अब तुम्हें ये सब पता चल गया है। तुम जो भी फैसला करो हम तुम्हारा साथ देंगे। हमें ये भी उम्मीद है कि तुम अपनी जैविक माँ को पा सको। मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुम्हारी जैविक माँ एक अच्छी इंसान है। वह कुछ नहीं करेगी। मुझे शायद तुम्हें पीछे छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि मुझे डर था कि तुम खतरे में पड़ जाओगे। ध्रुव ने भारी सिर हिलाया और दूसरे बुजुर्ग का हाथ पकड़ लिया। पापा, माँ, चाहे आपने मुझे कई सालों तक कैसे भी पाला हो, यह मेरे जैविक माता पिता से बेहतर है। मैं हमेशा तुम्हारा बेटा ही रहूंगा। ध्रुव ने दोनों बूढ़ों को प्रणाम किया और उनके कमरे से बाहर निकल गया। ध्रुव अपने कमरे में वापस आ गया। वह बालकनी में खड़ा था और दूर तक देखता हुआ, सिगरेट पीता हुआ अपने विचारों में असहनीय महसूस कर रहा था। उसकी जैविक माँ कौन है? उसने उसे क्यों छोड़ दिया और फिर उसका पीछा क्यों किया गया? उसका जैविक पिता कौन है? और बूढ़ा आदमी उसके जीवन के अनुभव को क्यों जानता है? क्या ऐसा हो सकता है कि बूढ़ा आदमी यह सब जानता था इसलिए वह उसे पहले अभ्यास के लिए ले गया? ध्रुव ने इस समय लिविंग रूम में रिया कपूर के चेहरे पर आश्चर्य नहीं देखा। उसने बस ध्रुव और अंदर दूसरे बुजुर्ग के बीच बातचीत सुनी और वह चौंक गई। अगर आप इसे इस तरह से कहें तो ध्रुव की माँ की पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है और शायद ध्रुव बैंगलोर से नहीं है। उसने अभी अभी स्पष्ट रूप से सुना कि ध्रुव की माँ का पीछा 3 बटन वाले ट्यूनिक सूट में एक आदमी कर रहा था। दूसरों को नहीं पता, लेकिन वह जानती है कि जो लोग ऐसे कपड़े पहन सकते हैं वे प्रांतीय राजधानी से ऊपर के बड़े आदमी हैं। उसने पहले भी सोचा था, लॉन्ग में ध्रुव जैसा स्वर्ग विरोधी साधना प्रतिभा कैसे हो सकती है? प्रांतीय राजधानी में भी किसी को चुनना मुश्किल होगा। इस समय रिया कपूर पूरी तरह से चौंक गई थी। ध्रुव की पृष्ठभूमि प्रांतीय राजधानी से अधिक नहीं हो सकती थी, है ना? लेकिन वह निश्चित नहीं थी क्योंकि वह ये सुनिश्चित नहीं कर सकती थी कि सुनीता ने इसे गलत देखा था। रिया कपूर अचानक बहुत खुश हो गई कि वह ध्रुव से मिलने बेंगलोर आ गई। ये घटना बहुत सनसनीखेज थी। रिया कपूर के दिमाग में तुरंत एक विचार आया, उसे ध्रुव के करीब जाना चाहिए। ध्रुव की पृष्ठभूमि निश्चित रूप से सरल नहीं थी। इस समय ध्रुव बाहर आया, हैरान रिया कपूर को देखा, मुस्कुराया और कहा, तुम किस बारे में सोच रही हो? रिया कपूर एक पल के लिए थोड़ा घबरा गई और जल्दी से मुस्कुराई और बोली, नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ? क्या तुम बाहर जाना चाहती हो? ठीक है, चलो बाहर चलते हैं और आराम करते हैं। अगर तुम ऊब गए हो तो तुम बाहर जाकर खेल सकती हो। रिया कपूर मुस्कुराई, मैं समझती हूँ, तुम जाओ, मैं तुम्हारे माता पिता के साथ घर पर रहूंगी। ध्रुव ने रिया कपूर को गहराई से देखा, सिर हिलाया और विला से बाहर जाने के लिए मुड़ गया। मीरा ने अभी अभी फोन करके बताया कि वह इस समय मिताली शर्मा के ब्यूटी सैलून में है और ध्रुव से कहा कि वह उन्हें लेने आए और शाम को साथ में खेलें। ध्रुव कार में बैठ गया, एक्सीलेटर दबाया और मीरा द्वारा बताई गई जगह पर पहुंच गया। रास्ते में ध्रुव थोड़ा विचलित था, लेकिन उसने खुद को संभाला और शांत हो गया। कोई बात नहीं, अब उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात अपनी ताकत बढ़ाना है, अन्यथा वह बूढ़े आदमी द्वारा छोड़े गए टिप्स बैग और उसकी मां द्वारा छोड़े गए जेड पेंडेंट को नहीं खोज पाएगा। शायद इन 2 चीजों में कोई रहस्य छिपा हो जो उसके खुलने का इंतजार कर रहा हो। ये सोचकर ध्रुव को भी राहत महसूस हुई। जल्दबाजी करने का कोई मतलब नहीं था, सब कुछ होना तय था। जल्द ही वे मिताली शर्मा के ब्यूटी सैलून में पहुंच गए। जैसे ही ध्रुव कार से बाहर निकला, एक पोस्ट 718 उसके बगल में आकर रुकी। ध्रुव ने जल्दी से अपनी तेज निगाहों और हाथों से एक कदम पीछे लिया और बस 2 सेंटीमीटर की दूरी पर उसे टक्कर मार दी गई। स्टोव के सामने एक शानदार और खूबसूरत पोस्ट 718 खड़ी थी और धूप का चश्मा पहने एक युवा लड़की उसमें से उतरी। लड़की सुंदर है, बड़े धूप के चश्मे के नीचे एक छोटा अंडाकार चेहरा, बर्फ की तरह सफेद त्वचा, आकर्षक लाल होंठ और एक लो कट सस्पेंडर्स कट। जैसे ही वह कार से उतरी, लड़की ने ध्रुव की ओर इशारा किया और शाप दिया, अरे तुम्हारे पास आंखें नहीं हैं, तुम लगभग मेरी कार को टक्कर मारते। ध्रुव के मुंह का कोना फड़क उठा और अचानक गुस्से का एक विस्फोट उभरा और वह एक काले चेहरे के साथ लड़की की ओर चला गया।
अध्याय 207 ईर्ष्या। मिताली शर्मा ध्रुव को एक काले चेहरे के साथ आते हुए देखकर धूप के चश्मे वाली लड़की की आंखों में घबराहट का आभास हुआ, लेकिन उसने तुरंत ध्रुव की ओर इशारा किया और चिल्लाया, तुम क्या करना चाहते हो? अगर तुमने खिलवाड़ करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। ध्रुव ने ठंडे स्वर में मुस्कुराया, कुछ कदम चलकर लड़की के पास गया, लड़की को देखा, अपनी आंखें सिकोड़ ली और ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम गाड़ी नहीं चला सकते? ध्रुव की आंखें और स्वर इतने ठंडे थे कि निहारिका चौहान अनजाने में डर गई। और ध्रुव वास्तव में सही था। निहारिका चौहान अभी विदेश से पढ़ाई करके लौटी थी और कुछ दिन पहले ही उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस मिला था। वह अचानक घबरा गई, लेकिन फिर भी उसने जिद करते हुए कहा, यह स्पष्ट है कि जब आप चलते हैं तो आपकी आंखें नहीं होती हैं। मैं फिर से पूछूंगा, क्या आप गाड़ी चलाना जानते हैं? मैं निहारिका चौहान को अचानक समझ नहीं आया कि क्या कहना है। चूंकि वह एक बच्चा था, इसलिए किसी ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की। यदि आप अपनी पहचान जानना चाहते हैं तो आप चांद को थामे हुए एक तारे की तरह होंगे। मुझे नहीं पता कि कितने दूसरी पीढ़ी के अधिकारी और दूसरी पीढ़ी के अमीर लोग दिन भर मेरी चापलूसी करते थे, लेकिन अब वे ध्रुव द्वारा चिल्लाए गए थे। निहारिका चौहान फूट फूट कर रोने लगी और गुस्से से बोली, मुझे गाड़ी चलाना आता है या नहीं, यह आपका कोई काम नहीं है। ये स्पष्ट है कि आपकी आंखें नहीं हैं। ध्रुव ने ठंडी मुस्कान दी और कुछ नहीं कहा और एक पैर सीधे पहिए की ओर लात मारी। धमाका! स्पोर्ट्स के टायर एक पल में खुल गए, पूरा पहिया हब विकृत हो गया और यहाँ तक कि कार का अगला धुरा भी टुकड़े टुकड़े हो गया। तीखा अलार्म तुरंत बज उठा और निहारिका चौहान डर के मारे चीख पड़ी। उसके चेहरे पर अचानक से बेमिसाल गुस्सा दिखाई दिया और उसने अपना बैग घुमाया और ध्रुव पर फेंक दिया। तुम कमीने, पागल, मेरे पापा ने मुझे अभी अभी कार खरीदी है, मैं तुमसे लड़ूंगा। ध्रुव ने निहारिका चौहान की नाजुक कलाई पकड़ ली और ठंडे स्वर में कहा, मैं महिलाओं पर दया करना नहीं जानता। तुम्हें बस एक सही रवैया अपनाना था और मुझसे माफी मांगनी थी। अगर तुम अब भी इतनी नासमझ हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के लिए सबक सिखाऊंगा। तुम कमीने, तुम मेरे पापा का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकते हो? क्या तुम जानते हो कि मेरे पापा कौन हैं? निहारिका चौहान गुस्से में थी और ध्रुव ने उसकी कलाई पकड़ ली। वह पागल होने वाला था। अपने गंदे हाथ हटाओ, मुझे जाने दो। ये देखकर कि ध्रुव अभी भी निश्चल था, निहारिका चौहान के आंसू तुरंत बह निकले और उसने दुखी और दबी हुई आवाज में कहा, तुमने मुझे जाने दिया, तुमने मुझे चोट पहुंचाई। जब ध्रुव ने देखा कि निहारिका चौहान की कलाई पर वास्तव में एक लाल निशान था, तो उसने निहारिका चौहान का हाथ छोड़ दिया और भावहीनता से कहा, यदि आप गाड़ी चलाना नहीं जानते हैं तो अगली बार सड़क पर न निकलें या मैं आपकी कार को हर बार लात मारूंगा। कुछ शब्द कहने के बाद ध्रुव ने निहारिका चौहान को नजरअंदाज कर दिया और सीधे ब्यूटी सैलून में चला गया। उसके पीछे निहारिका चौहान ने अपने आंसू पोंछे और अपने चांदी के दांत पीसते हुए कहा, तुम कमीने, बस मेरा इंतजार करो। ध्रुव पहले ही ब्यूटी सैलून में प्रवेश कर चुका था, जहां मीरा और मिताली शर्मा बैठी थीं और हंस रही थीं और बातें कर रही थीं। ध्रुव को अंदर आते देख मिताली शर्मा का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया और वह ध्रुव को देखने में थोड़ी शर्मिंदा हुई। ध्रुव मुस्कुराया। मूल रूप से मिताली शर्मा की उसकी धारणा बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उस रात जब वह लिंकिंग यू बार में था और सभी को लगा कि उसके साथ कुछ होने वाला है, मिताली शर्मा ने वास्तव में उसका बाहर इंतजार किया और उसके लिए लोगों से संपर्क किया। इसके अलावा मीरा ने बाद में कहा कि मिताली शर्मा एक बुरा चरित्र नहीं थी, इसलिए वह मिताली शर्मा को समझ गया। मिताली शर्मा गई लेकिन नमस्ते कहा, ध्रुव कृपया बैठ जाओ, तुम्हारे बगल में एक कुर्सी है। ध्रुव मुस्कुराया और बैठ गया। क्या ये तुम्हारा अपना स्टोर है? मिताली शर्मा ने थोड़ा मुस्कुराया। हाँ, मैंने इसे दो दोस्तों के साथ साझेदारी में खोला है। उन्होंने बड़ा हिस्सा दिया और मैंने छोटा हिस्सा दिया। ध्रुव ने सिर हिलाया। वास्तव में उसके पास बहुत सारे सौंदर्य नुस्खे थे। वे सौंदर्य नुस्खे निश्चित रूप से इस ब्यूटी सैलून को अगले स्तर तक ले जाने में मदद कर सकते हैं। मैं अभी बोलना चाहता था, लेकिन जैसे ही वे मेरे होठों तक पहुंचे मैंने शब्दों को निगल लिया। क्योंकि वे दुर्लभ और प्राचीन नुस्खे हैं, उन्हें केवल ब्यूटी सैलून को देना बेकार होगा। मिताली शर्मा की मदद करने के अन्य तरीकों के बारे में सोचना बेहतर है। इसके अलावा ये स्टोर एक साझेदारी है और यह केवल मिताली शर्मा का नहीं है। मिताली शर्मा मीरा की सबसे अच्छी दोस्त है, इसलिए ये ठीक है, लेकिन अन्य दो लोगों की जरूरत नहीं है। ध्रुव ने यह विचार छोड़ दिया। मीरा को एक तरफ देखा, मुस्कुराया और मीरा का हाथ पकड़ लिया। प्रिय, क्या तुम पिछले 2 दिनों से कड़ी मेहनत कर रही हो? मीरा का चेहरा अचानक लाल हो गया और वह ध्रुव के हाथ से अलग होना चाहती थी। हालांकि वे दोनों एक दूसरे को एक से अधिक बार गहराई से जान चुके थे, मीरा हमेशा जाने देने में थोड़ी अनिच्छुक थी और हमेशा थोड़ी शर्मिंदा होती थी। हालांकि ध्रुव के बड़े हाथ इतने मजबूत थे कि वह बिल्कुल भी संघर्ष नहीं कर सकती थी, इसलिए वह केवल अपनी आंखें नीची कर सकती थी और अस्वाभाविक रूप से कह सकती थी, सौभाग्य से। मैंने तुम्हें मेरी इतनी मेहनत के बाद भी मेरी परवाह करते नहीं देखा, इसलिए मैं बस बात कर सकती हूँ। ध्रुव खांसते हुए, अपनी नाक रगड़ते हुए, ग्लानि से भरे मन से बोला, क्या मेरे पति भी दिन भर व्यस्त नहीं रहते? चिंता मत करो, मैं भविष्य में तुम्हारा और भी अधिक ध्यान रखूंगा। मीरा ने उस पर आंखें घुमाई और मिताली शर्मा को थोड़ा दुख हुआ जब उसने ध्रुव को मीरा का हाथ पकड़े देखा। उसने ध्रुव के बारे में अपनी धारणा पहले ही बदल ली थी। किसी कारण से, हालांकि उसने इस अवधि के दौरान ध्रुव को नहीं देखा था, ध्रुव की छवि अभी भी उसके दिल में थी। उसे नहीं पता था कि ध्रुव के लिए उसके मन में कब एक विशेष भावना होने लगी, लेकिन मीरा की वजह से उसने हमेशा इस भावना को अपने दिल में गहराई से रखा। मीरा ने पहले कहा कि वह और ध्रुव सिर्फ एक अनुबंध में लगे हुए थे और उनके बीच कोई वास्तविक भावना नहीं थी। वह उस समय कुछ समय के लिए मन ही मन खुश हुई। क्योंकि उन दोनों के बीच कोई भावना नहीं थी, इसलिए अगर वह ध्रुव के साथ होती तो उसे कोई मनोवैज्ञानिक बोझ नहीं होता, क्योंकि यह मीरा के साथ विश्वासघात नहीं था। अब ये देखकर कि वे दोनों पहले से कहीं ज्यादा करीब लग रहे थे, मिताली शर्मा के दिल में थोड़ी खटासी महसूस हुई। उसने अपने दिल में धीरे से आह भरी, मिताली शर्मा, ज्यादा मत सोचो। मीरा तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है और ध्रुव तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त का आदमी है। तुम्हें कुछ भी ज्यादा नहीं करना चाहिए। ज़ियाओ। मिताली शर्मा को अचानक होश आया और उसने महसूस किया कि मीरा उसे बुला रही थी और जल्दी से पूछा, क्या हुआ? मीरा की आंखें थोड़ी अजीब थीं और उसने कहा, क्या हो गया है ज़ियाओ? तुम हमेशा हैरान क्यों रहते हो? मिताली शर्मा ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, ज्यादा नहीं। मीरा को थोड़ा शक हुआ, अभी तो सब ठीक था, लेकिन ध्रुव के यहाँ आने के बाद से तुम क्यों गुमसुम सी हो? क्या कुछ ऐसा है जो उसे कहने में असहजता हो? तुम उसे पहले जाने क्यों नहीं देती? मिताली शर्मा ने जल्दी से कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बारे में सोचना बंद करो, म्यूवान। तभी मीरा मुस्कुराई, कोई बात नहीं। वैसे तुम्हारा ब्यूटी सैलून अभी शुरू हुआ है, अगर तुम्हें कोई आर्थिक जरूरत हो तो मुझे बताओ। मिताली शर्मा ने मीरा की तरफ देखा और गहरी गर्दन हिलाई, ठीक है। इस समय ब्यूटी सैलून का दरवाजा खुला और एक नाराज आवाज सुनाई दी, बेवकूफ, यहाँ छिपने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें लगता है कि अगर तुम यहाँ छिपोगे तो मैं यहाँ आने की हिम्मत नहीं करूंगी, है ना? कई लोग तुरंत दरवाजे की तरफ देखने लगे। अध्याय 208 मेरी बहन को किसने छुआ? ये निहारिका चौहान थी जो अभी अंदर आई थी। ध्रुव ने भौहें सिकोड़ी और बोलने ही वाला था कि मिताली शर्मा तुरंत उठ खड़ी हुई और चौंकते हुए बोली, सुश्री चू, आज तुम क्यों फ्री हो?
आज तुम कौन सा प्रोजेक्ट करने जा रही हो? निहारिका चौहान ने मिताली शर्मा की तरफ आंखें घुमाई। मैं पहले स्पा जाने वाली थी, लेकिन अभी मेरा मूड खराब है। ये सब इस आदमी की वजह से है। ये कहने के बाद निहारिका चौहान ने ध्रुव को एक कठोर नजर से देखा। बगल में खड़ी मिताली शर्मा चौंक गई। मिस चू, मेरे दोस्त को क्या हो गया है? क्या हुआ? तुम्हारा दोस्त? निहारिका चौहान ने ध्रुव को अजीब नजर से देखा और गुनगुनाया, अगर वह दोस्त है तो यह आसान होगा। उसे मुझसे माफी मांगने दो और मेरी कार का किराया चुकाने दो। मैं उससे इस बारे में बहस नहीं करूंगी। ध्रुव ने भौहें सिकोड़ी। मुआवजा देना असंभव है और माफी मांगना और भी असंभव है। सबसे पहले ये तुम्हारी गलती थी। तुम बदमाश बदमाश। निहारिका चौहान गुस्से से खड़ी हो गई। क्या यही तुम्हारा रवैया है? मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम आज अपने दोस्त से माफी नहीं मांगोगे तो तुम ये ब्यूटी सैलून नहीं खोल पाओगे। मिताली शर्मा ने जब ये सुना तो उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। बगल में खड़ी मीरा ने मुंह सिकोड़ा और खड़ी होकर बोली, बेटी अभी क्या हुआ? पहले मुझे क्यों नहीं बताती? निहारिका चौहान ने मीरा की तरफ देखा और बताया कि अभी क्या हुआ था। ये सुनने के बाद मीरा और मिताली शर्मा ने ध्रुव की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर उदासीनता का भाव था और वह अपने पैरों को क्रॉस करके बैठा था। मीरा ने मिताली शर्मा को कटु मुस्कान के साथ देखा। जियाओ शियाओ, ये लड़की कौन है? क्या तुम ये ब्यूटी सैलून खोलना बंद कर सकती हो? मिताली शर्मा ने कटु मुस्कान के साथ कहा, उसका सरनेम चू है। मीरा एक पल के लिए उलझन में पड़ गई, फिर तुरंत फुसफुसाई, क्या वह निहारिका चौहान है? संजय चौहान की बेटी? मिताली शर्मा ने असहाय भाव से सिर हिलाया। ये शहर के मुखिया की बेटी है, वे इसे अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकते। निहारिका चौहान ने अधीरता से कहा, क्या तुमने सुना मैंने क्या कहा? मुझसे माफी मांगो और इसकी कीमत चुकाओ अभी। ध्रुव ने अपना सिर हिलाया, असंभव, तुमने ये सब छोड़ दिया है, अब यहाँ से निकल जाओ, मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी करने के लिए मजबूर मत करो। निहारिका चौहान के दांत गुस्से से बज रहे थे। कमीने, क्या तू जानता है कि मेरी मौसी कौन है? मुझे परवाह नहीं कि तू कौन है। यहाँ से निकल जा, चाहे मैं स्वर्ग का राजा ही क्यों ना हो। मेरे पिता संजय चौहान हैं। तूने मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे की? क्या तू जीने से थक गया है? ध्रुव दंग रह गया और अजीब तरीके से बोला, क्या तू संजय चौहान की बेटी है? हाँ, क्यों, क्या तू डरी हुई है? निहारिका चौहान गर्व से मुस्कुराए, अगर तू डरी हुई है तो बस माफी मांग ले। अगर तू माफी मांगेगी तो मेरी मौसी तुझे माफ कर देंगी। मुझे लगा कि ध्रुव तुरंत माफी मांग लेगा, लेकिन ध्रुव ने फिर भी अपना सिर हिलाया, चाहे तू संजय चौहान की बेटी हो या नहीं। सही सही है और गलत गलत है। निकल जा। क्या कहा? निहारिका चौहान भी चौंक गई। उसने पहली बार देखा था कि कोई अपने पिता का अपमान करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। मिताली शर्मा और मीरा एक तरफ खड़ी हो गईं और मिताली शर्मा जल्दी से निहारिका चौहान के पास भागी और लगातार माफी मांगती रही। मीरा ध्रुव के पास वैचारिक कार्य करने आई थी। ध्रुव, कृपया इस लड़की से माफी मांगो, उसकी कार को लात मारना वाकई गलत था। मीरा ध्रुव के लिए बहाने बनाती रही। संजय चौहान की बेटी भी ऐसी थी जिसे उसका जियान परिवार नाराज नहीं कर सकता था। वह नहीं चाहती थी कि मिताली शर्मा का ब्यूटी सैलून न खुले। ध्रुव ने अपने होंठ सिकुड़े। उसे बिना आंखों के गाड़ी चलाने के लिए किसने कहा? अगर उसकी आंखें नहीं हैं तो भी वह कार से उतरकर दूसरों को कोसती है। वह इसी लायक है। मीरा असहाय होकर फुसफुसाई, उसका पिता संजय चौहान है। संजय चौहान को क्या हो गया है? मुझे अभी भी यह कहना है जब वह यहाँ है। मीरा ध्रुव की बातों से डर गई और मिताली शर्मा के हाव भाव भी बदल गए। उन दोनों को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ध्रुव इतना जिद्दी होगा कि उसे शहर की सबसे अमीर बेटी का चेहरा भी नहीं देगा। उसने किसी की गाड़ी को लात भी मारी। क्या यही जिंदगी बोरिंग है? जब निहारिका चौहान ने यह सुना तो उसने अपने चांदी के दांत पीसकर ध्रुव की ओर देखा और कहा, ठीक है, तुमने खुद ही यह कहा। मैंने तुम्हें बस एक मौका दिया था, लेकिन तुम इसे नहीं चाहते थे, मुझे दोष मत दो। ये कहने के बाद निहारिका चौहान ने अपना मोबाइल फोन निकाला और कॉल किया। मीरा ने जल्दी से कहा, मिस चू, कृपया हमें एक और मौका दें। नहीं, कोई मौका नहीं। अपने चेहरे पर अभिमानी भाव के साथ निहारिका चौहान ने फोन का जवाब दिया और फिर दुखी होकर कहा, भाई, मुझे एक कमीने ने धमकाया था, कृपया मेरी मदद करने के लिए किसी को लाओ। निहारिका चौहान का एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम करण चौहान है। करण चौहान केवल 27 या 80 साल का है, लेकिन वह पहले से ही लॉन्ग नेवी डिस्ट्रिक्ट का एक स्टाफ ऑफिसर है। वह अपनी बहन चू युनचाओ से बहुत प्यार करता है। ये सुनते ही करण चौहान ने तुरंत दूसरी तरफ से चिल्लाते हुए कहा, कौन कमीना मेरी बहन को धमकाने की हिम्मत कर सकता है? युनचाओ, मुझे पता भेजो, मैं अभी ठीक हूँ, इसलिए किसी को तुरंत वहां ले जाओ। निहारिका चौहान ने पता भेजा, फोन रखा और ध्रुव से हाथ जोड़कर कहा, बदमाश, मेरे भाई को बाद में सबक सिखाना। मेरा भाई ड्रैगन नेवी क्षेत्र का स्टाफ ऑफिसर है और वह जल्द ही तुम्हें घेर लेगा। व्यापार करने के बारे में सोचना भी मत। मीरा और मिताली शर्मा के चेहरे पीले पड़ गए, जिससे सैन्य क्षेत्र में सभी लोग घबरा गए। ध्रुव ने उन दोनों को राहत भरी मुस्कान दी और हल्के से कहा, क्या ये सिर्फ किसी की तलाश नहीं है? कौन ऐसी ही चीज की तलाश नहीं करेगा? इतना कहने के बाद ध्रुव ने संजय चौहान का फोन नंबर लिया। दूसरी तरफ से संजय चौहान ने तुरंत सम्मानपूर्वक कहा, ये क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? तुरंत बेंगलो मेक्सिन ब्यूटी सैलून आ जाओ, मैं 15 मिनट के भीतर तुमसे मिलना चाहता हूँ। हाँ मिस्टर। ये उस रात ध्रुव ने ब्लैक गोल्ड सोसाइटी को एक झटके में तहस नहस कर दिया। संजय चौहान ध्रुव के आतंक को पहले से ही जानता था। मैंने तुरंत कई मीटिंग टाल दी और दौड़कर वहां पहुंच गया। फोन रखने के बाद निहारिका चौहान ने अपना छोटा सा मुंह सिकोड़ते हुए तिरस्कार के साथ कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे भाई से ज्यादा शक्तिशाली कोई पा सकते हो। मेरा भाई ड्रैगन नेवी रीजन का स्टाफ ऑफिसर है। ध्रुव ने मजाकिया मुस्कान के साथ कहा, वह वाकई तुम्हारे भाई से बेहतर है। वाह, तुम किस व्यक्ति को ढूंढ रहे हो? वह कुछ भी नहीं होना चाहिए, वह भी तुम्हारे जैसा ही बदमाश और बदमाश है। ध्रुव की आंखें अजीब थीं, मुझे उम्मीद है कि जब वह आएगा तब भी तुम यही कह सकोगे। निहारिका चौहान ने ध्रुव को गुस्से से घूरा। वह कुछ दिन पहले ही बेंगलोर लौटा था और ऐसे बदमाश से मिला जिसकी आंखें नहीं थीं। उसे वाकई बहुत बुरा लगा। मिताली शर्मा ने एक तरफ से विनती की, मिस चू, क्या हम आपसे माफी मांग सकते हैं? आपको यहाँ लोगों को नहीं लाना चाहिए, हमें अभी भी काम करना है। मीरा ने भी अपने होंठ काटे और कहा, मिस चू, मैं जियांग समूह से मीरा हूँ। मैं आपसे विनम्र रहने की विनती करती हूँ। ध्रुव की मुझसे सगाई हो चुकी है और वह मेरा मंगेतर है। क्या मैं उसकी ओर से आपसे माफी मांग सकती हूँ? निहारिका चौहान ने मीरा की ओर देखा, अपने होठों को सिकोड़ा और कहा, यह पता चला है कि वह जियान परिवार से है, लेकिन जियान परिवार के लिए आ जाना आसान नहीं है। मेरी चाची आज नाराज हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता। अपने इस ब्यूटी सैलून में इसके बारे में सोचना भी मत। अगर आपने इसे खोला तो मैं अपने भाई से कहूंगी कि इस आदमी को ले जाए और इसे सबक सिखाए। ये सुनकर मिताली शर्मा के दिल में उदासी का भाव आया और उनकी आंखें अचानक लाल हो गईं और उनके गालों पर आंसू बहने लगे। ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। बस जब मेरी जिंदगी बेहतर होने वाली होती है और ऐसा कुछ फिर से होता है तो मैं वास्तव में बर्बाद होने जा रही हूँ। उसने आंखों में आंसू भरकर ध्रुव की ओर देखा, लेकिन ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा, अगर मैं कहूँ तो कोई बात नहीं।
उससे भीख मत मांगना, बस मेरी बात पर यकीन करो। मिताली शर्मा ने अपने होंठ काटे, आंसू पोंछे, ध्रुव की ओर देखा और बोलना बंद कर दिया। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि ध्रुव ने जिस व्यक्ति को ढूंढा है उसकी पृष्ठभूमि निहारिका चौहान द्वारा ढूंढे गए व्यक्ति से बेहतर है। लेकिन ध्रुव को शांत चेहरे से देखते हुए मिताली शर्मा किसी कारण से थोड़ी शांत महसूस कर रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि ध्रुव के पास वाकई कोई बैकअप प्लान था? निहारिका चौहान ने ध्रुव की ओर देखा और अहंकारी चेहरे से कहा, मुझे एक बार फिर से कहने दो। अगर तुम अभी माफी मांगते हो तो मैं अपने भाई से बाद में नरमी बरतने के लिए कह सकती हूँ। मुझे याद न दिलाने के लिए दोष मत दो। ध्रुव ने भी कहा, मैं एक बार फिर से कहूंगा, अब आज्ञाकारी होकर जाओ। मैं दिखावा करूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं, वरना बाद में तुम और तुम्हारे भाई की पिटाई होगी। निहारिका चौहान गुस्से से हंसी, मेरे भाई को पीटा गया? क्या तुम सपना देख रहे हो? बेंगलोर शहर में कोई भी ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो मेरे भाई को हरा सके। ध्रुव मुस्कुराया और बोलना बंद कर दिया। जल्द ही ब्यूटी सैलून के बाहर सड़क पर हलचल मच गई। सफेद लाइसेंस प्लेट वाली सैन्य हरी जीपें कतार में खड़ी होकर इस दिशा में चली गईं। सड़क पर मौजूद भीड़ हैरान रह गई। सफेद लाइसेंस प्लेट वाली 1 दर्जन से अधिक सैन्य जीपें ब्यूटी सैलून के प्रवेश द्वार पर पहुंची और तुरंत उस जगह को घेर लिया। निहारिका चौहान खड़ी हो गईं और विजयी मुस्कान के साथ बोली, मेरा भाई यहाँ है। अब देखते हैं कि तुम अभी भी जिद्दी हो या नहीं। छद्म वर्दी में सैनिकों का एक समूह नीचे चला गया और सबसे आगे चलने वाला एक लंबा युवक करण चौहान था। निहारिका चौहान ने अंदर हाथ हिलाया और कहा, भाई इस तरफ। करण चौहान आगे बढ़े, उनके पीछे लोगों का एक समूह था। उनमें पहले से ही एक वरिष्ठ की आभा थी। कुछ लोगों का एक समूह अंदर आया और उन्होंने तुरंत ब्यूटी सैलून को पानी से भर दिया और माहौल तुरंत ठंडा हो गया। करण चौहान की आंखें बाज की तरह थीं, तीखी ठंडी रोशनी से भरी हुई। उसने ब्यूटी सैलून के चारों ओर ठंडी निगाह से देखा और कहा, मेरी बहन को किसने धमकाया? अध्याय 209। दोस्तों, मीरा और मिताली शर्मा के चेहरे थोड़े पीले पड़ गए थे। आखिरकार वे सिर्फ महिलाएं थीं और ऐसे भयंकर आभा वाले सैनिकों का सामना करते हुए वे वास्तव में भयभीत थीं। मीरा ने खुद को संभाला और एक कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गई। कोई बात नहीं, वह एक महिला थी और करण चौहान उसके साथ कुछ नहीं करेगा। अगर ध्रुव आगे आया तो निश्चित रूप से संघर्ष होगा। ध्रुव इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता था। ध्रुव इस समय खड़ा हुआ और शांति से बोला, मेरे साथ क्या गलत है? करण चौहान की आंखों में चमक आ गई और उसने व्यंग्य किया, तुमने मेरी बहन को धमकाने की हिम्मत की? क्या तुम जानते हो कि मेरी बहन कौन है? ध्रुव ने तिरस्कारपूर्वक कहा, तो क्या हुआ अगर तुम जानते हो? ठीक है, तुम वास्तव में मौत से नहीं डरते। यहाँ आओ, उसे ले जाओ, मुझे आज उसे सबक सिखाना है। हाँ सर। उसके पीछे छद्म वर्दी में लोगों का एक समूह कार्रवाई करने वाला था जब ब्यूटी सैलून का दरवाजा खोला गया और संजय चौहान एक ब्रीफकेस लेकर अंदर चला गया। लोगों के एक समूह ने तुरंत चारों ओर देखा। करण चौहान और चू युनचाओ सभी आश्चर्यचकित थे और बोले, पिताजी। जब मीरा और मिताली शर्मा ने संजय चौहान को देखा तो उनके दिल नीचे तक डूब गए और वे इतने घबरा गए कि उन्हें ठंडे पसीने आ गए। चू शहर का नेता यहाँ है? यह मामला इतना बड़ा कैसे हो सकता है? मिताली शर्मा पूरी तरह से हताश थी। संजय चौहान ने अपने बच्चों को देखा और दंग रह गए, तुम यहाँ क्यों हो? करण चौहान ने तुरंत ध्रुव की ओर इशारा किया और कहा, पिताजी, उस कमीने ने मेरी बहन को धमकाया। मैं उससे निपटने के लिए किसी को लाऊंगा। संजय चौहान ने करण चौहान की उंगली की दिशा में देखा और तुरंत ध्रुव को देखा और वह डर से कांप उठा। आपको पता ही होगा कि ध्रुव उस रात 200,000 मास्टर्स लेकर आया था, जिससे बेंगलोर के वरिष्ठ अधिकारियों और उससे भी ज्यादा चीन के वरिष्ठ अधिकारियों में सनसनी फैल गई थी। ब्लैक गोल्ड सोसाइटी का एक पल में सफाया हो गया और चीन के शीर्ष अधिकारियों ने इस मामले को हमेशा के लिए सील करने का आदेश दिया। किसी को भी इसका जिक्र करने की इजाजत नहीं थी और किसी को भी जाओ ध्रुव को परेशान करने की इजाजत नहीं थी। संजय चौहान ध्रुव के आतंक को जानता था और अब उसका बेटा ध्रुव से निपटना चाहता था। अगर ध्रुव वाकई नाराज होता तो उसके 10 सिर भी उसे खोने के लिए काफी होते। पिताजी, ये कमीना है, मैं इसे अभी ले जाकर पूछताछ करूंगा। उसके बोलने से पहले ही संजय चौहान ने करण चौहान के चेहरे पर तमाचा मारा और चिल्लाया, यहाँ से निकल जाओ। तुम्हें लोगों को निजी तौर पर बाहर लाने के लिए किसने कहा? बस लोगों को बाहर लाओ। तुम अभी भी मिस्टर जी पर हमला करने की हिम्मत रखते हो? क्या तुम जीने से थक गए हो? इतना कहने के बाद संजय चौहान तेजी से ध्रुव के पास गया और घबराहट और सम्मानपूर्वक कहा, मिस्टर ये क्वांजी वास्तव में अज्ञानी है, मुझे आशा है कि आप इसकी परवाह नहीं करेंगे। ये दृश्य देखकर उपस्थित सभी लोगों ने अपना मुंह चौड़ा कर लिया और उनके जबड़े लगभग जमीन पर गिर गए। मीरा ने अपनी आंखें भी रगड़ी, अपने सामने के दृश्य पर विश्वास करने में असमर्थ। संजय चौहान वास्तव में सम्मानपूर्वक ध्रुव को मिस्टर ये कहा, उसे एक पल के लिए चक्कर आ गया। क्या ये सब सच है? निहारिका चौहान ने आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ कहा, पिताजी आपने उन्हें क्या कहा? संजय चौहान ने उदास चेहरे के साथ कहा, युशाओ, ये वही मिस्टर ये है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। क्या आप इस बार चीन लौटने पर मिस्टर ये की तलाश नहीं कर रहे हैं? ये वही है क्या? निहारिका चौहान ने मुंह खोले अब ध्रुव को देखा और उसके हाथ में बैग एक झटके के साथ जमीन पर गिर गया। बगल में करण चौहान भी स्तब्ध था। संजय चौहान ने उसे पहले भी कई बार ध्रुव बताया था। संजय चौहान का वर्णन सुनकर करण चौहान ध्रुव के प्रति बेहद उत्सुक और सम्मानपूर्ण था और उसने संजय चौहान से कई बार ध्रुव से मिलने के लिए विनती भी की। हालांकि उसके सामने जो आदमी है वह ध्रुव है। संजय चौहान ने गुस्से में करण चौहान को लात मारी और गुस्से से कहा, तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? तुम जल्दी से मिस्टर ये से माफी क्यों नहीं मांगते? एक शब्द भी कहे बिना करण चौहान जल्दी से नीचे झुका और बोला, मिस्टर ये, मुझे नहीं पता था कि यह तुम हो। मुझे माफ करो, मुझे सच में माफ करो। निहारिका चौहान ने अपने होंठ काटे, नीचे झुकी और अपना छोटा सा मुंह बनाया और दुखी चेहरे के साथ कहा, मिस्टर ये, मुझे पता है कि मैं गलत था। मैंने कुछ गलत किया, मुझे इतना अनियंत्रित नहीं होना चाहिए। ध्रुव ने शांति से कहा, क्या आपने नहीं कहा था कि आप इस ब्यूटी सैलून को बंद करना चाहते हैं? निहारिका चौहान इतनी डरी हुई थी कि उसे पसीना आ गया। मुझे माफ करें मिस्टर ये, मैं मजाक कर रही थी, मैं सिर्फ आपसे माफी चाहती थी। संजय चौहान इतने गुस्से में थे कि उनके दांत खुजला रहे थे। युशाओ, तुम इतने बूढ़े हो गए हो, तुम अभी भी बच्चों की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हो? ओह तुम। निहारिका चौहान के चेहरे पर शिकायतें भरी हुई थीं और उसने आंखों में आंसू भरकर ध्रुव को देखा। वह वास्तव में जानती थी कि वह गलत थी। वह इस बार ध्रुव से मिलने आई थी क्योंकि संजय चौहान ने कहा था कि वह उसे एक बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति से मिलवाएगा। सुंदर और योग्य निहारिका चौहान ने स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली थी, इसलिए वह वापस आया और उससे मिलना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से पहली मुलाकात ऐसी होगी। संजय चौहान डर गया और बोला, मिस्टर ये, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो मैं क्वांजी से कहूंगा कि वह आपके सामने घुटने टेक कर माफी मांगे। वे बहुत आगे निकल गए हैं। वे आप पर हमला करने के लिए लोगों को यहाँ तक लाए हैं। ध्रुव ने उन दोनों की ओर उदासीनता से देखा। बस उन्हें बाहर जाने के लिए कहो, यहाँ खड़े रहना रास्ते में बाधा है। करण चौहान और चू युनचाओ शर्मा गए। ध्रुव उनसे बिल्कुल भी बहस नहीं करना चाहता था, उसने उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया।
हाँ हाँ मिस्टर, ये ने तुम्हें सबक सिखाया। संजय चौहान ने करण चौहान को फिर से लात मारी, फिर निहारिका चौहान के कान पकड़े और चले गए। दरवाजे पर खड़ी गाड़ियां तेजी से तितर बितर हो गईं। ब्यूटी सैलून में मीरा और मिताली शर्मा अभी तक होश में नहीं आई थीं। उन्होंने ध्रुव को खाली देखा, जैसे वे अब तक सपना देख रही थीं। ये शहर की राजधानी है। बेंगलोर शहर का नेता ध्रुव का सामना ऐसे कर सकता है जैसे वह उसका अधीनस्थ हो। वे दोनों चौंक गए, नहीं चौंक गए। मीरा का दिल सदमे से भर गया। जितना अधिक समय वे साथ रहे, उतना ही उसे पता चला कि ध्रुव अथाह था। पहले ये लॉन्गजे था, फिर संजय चौहान। क्या ये वास्तव में वह बेचारा लड़का था जिसे उसने शुरू में नीचा देखा था? ध्रुव में कितने रहस्य छिपे हैं। ध्रुव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उनकी आंखों के सामने लहराया। तुम दोनों इतने चकित क्यों हो? क्या तुम अभी खाना खाने जा रहे हो? मीरा ने आखिरकार पूछा। ध्रुव, तुम संजय चौहान को कैसे जानते हो? ध्रुव ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हम एक दूसरे को क्यों नहीं जान सकते? हम दोस्त हैं। संजय चौहान और तुम दोस्त हो। मीरा की आंखें थोड़ी देर के लिए काली हो गईं। लॉन्ग हाई के 6 प्रमुख परिवारों में से केवल उन बूढ़े लोगों ने ये कहने की हिम्मत की कि वे संजय चौहान को जानते हैं और दोस्त हैं। ध्रुव वास्तव में संजय चौहान का दोस्त था। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, क्या तुमने नहीं कहा था कि हम खाने के लिए बाहर जा रहे हैं? चलो चलते हैं। मीरा और मिताली शर्मा ने एक दूसरे को देखा और उलझन और सदमे के साथ एक साथ बाहर निकल गए। कुछ लोग चल पड़े, क्योंकि मीरा और मिताली शर्मा को भी भूख नहीं थी, इसलिए वे थोड़ी देर इधर उधर घूमते रहे। अंत में मिताली शर्मा ने एक बार देखा और कहा, मुंह बांध, क्यों न हम बार में जाकर मौज मस्ती करें, एक ड्रिंक लें और आराम करें। मीरा ने झिझकते हुए कहा, बार में थोड़ी अव्यवस्था है या? कोई बात नहीं, ध्रुव यहाँ नहीं है। इसके अलावा चलो बस एक ड्रिंक लेते हैं और आराम करते हैं। मीरा ने एक पल सोचा और महसूस किया कि वह वास्तव में हाल ही में थोड़ी थकी हुई थी और वह मिताली शर्मा की रुचि को बाधित नहीं करना चाहती थी, इसलिए वे बार में घुस गईं। जैसे ही कुछ लोग अंदर घुसे, एक सफेद ऑडी A4 बाहर रुकी और इशिता कपूर और ऋतिका अरोड़ा बाहर चली गईं। इशिता कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेनघन, मैंने आपका समय बर्बाद नहीं किया। अगर आपको कुछ काम है तो आप पहले जा सकते हैं। मैं अकेले पी सकती हूँ। ऋतिका अरोड़ा ने इशिता कपूर को पकड़ लिया। कोई देरी नहीं, मैं ठीक हूँ और आपकी सबसे अच्छी दोस्त होने के नाते मुझे इस समय आपके साथ रहना है। क्या तुम मुझसे ध्रुव के बारे में बात नहीं करना चाहते? चलो अंदर चलते हैं और पीते हैं। चलो बातें करते हैं। इशिता कपूर ने धीरे से आह भरी, सिर हिलाया और ऋतिका अरोड़ा के साथ बार में चली गईं। जैसे ही इशिता कपूर और ऋतिका अरोड़ा अंदर आई, ध्रुव, मीरा और मिताली शर्मा बैठ गए। बार में रोशनी मंद थी और वे एक दूसरे के चेहरे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते थे। इशिता कपूर और ऋतिका अरोड़ा बैठ गईं। उनके और ध्रुव के बीच 2 कार टेबल थे। अध्याय 210। इशिता कपूर और मीरा के बीच मुलाकात। जैसे ही वे दोनों बैठी, बार में लाउडस्पीकर पर किसी ने उत्साह से कहा, अगर आज रात यहाँ कोई प्रतिष्ठित मेहमान आते हैं तो हमारे बार में प्रत्येक टेबल पर 3888 मूल्य की 100 की एक बोतल मुफ्त दी जाएगी। बार में जय जयकार गूंज उठी। इशिता कपूर और ऋतिका अरोड़ा थोड़ी हैरान हुई। ऋतिका अरोड़ा ने मुस्कुराते हुए कहा, कौन जानता है, बेंगलोर में इतने बड़े बड़े लोग हैं। जब दोनों बात कर रहे थे तो स्पॉटलाइट मीरा पर पड़ी। मीरा ने थोड़ा आश्चर्य से कहा और बार में होस्ट मुस्कुराया, आइए आज रात के प्रतिष्ठित अतिथि का स्वागत करें, जियान ग्रुप की अध्यक्ष मिस मीरा। अचानक बार में गर्मजोशी से तालियां बजीं और लोगों के एक समूह ने आश्चर्य और ईर्ष्या से भरी आंखों से मीरा को देखा। ये पता चला कि वह जियान ग्रुप के अध्यक्ष हैं। जियान परिवार की मीरा वास्तव में एक प्रतिष्ठित अतिथि हैं। ये सही है, मैंने पहली बार इस मीरा को देखा है। वह वास्तव में सुंदरता और सौंदर्य में आश्चर्यजनक है। नीचे चर्चा का एक विस्फोट हुआ और मीरा कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। उसे नहीं पता था कि उसका स्वागत किया जा रहा है। ध्रुव मीरा के सामने बैठा और मीरा को देखा और मुस्कुराया। उसके पीछे इशिता कपूर और ऋतिका अरोड़ा ने एक दूसरे को देखा और बहुत आश्चर्य से कहा, हे भगवान, ये जियान परिवार से मीरा निकली। वह वास्तव में एक सम्मानित अतिथि है। इशिता कपूर ने भी मीरा को भावना और ईर्ष्या से देखा। हम लगभग एक ही उम्र के हैं, लेकिन हम इतने अच्छे कैसे हैं? काश। इशिता कपूर और ऋतिका अरोड़ा दोनों ने अपने सिर हिलाए और एक दूसरे को कड़वी मुस्कान के साथ देखा। वे जानते थे कि उनके और मीरा के बीच कितना बड़ा अंतर था। मीरा ही वह व्यक्ति है जिसे उन्हें देखना चाहिए। अगर आज रात बार में नहीं होता तो वे अपने जीवन काल में मीरा को कभी नहीं देख पाते। इस समय इशिता कपूर की आंखें थोड़ी अजीब हो गईं। मीरा के सामने बैठा आदमी उसकी पीठ के साथ ध्रुव जैसा क्यों लग रहा था? ऋतिका अरोड़ा ने भी बगल में आश्चर्य किया, जियासु, मीरा के सामने बैठे आदमी की पीठ को देखो, क्या वह ध्रुव जैसा दिखता है? इशिता कपूर ने सिर हिलाया, कुछ समानताएं हैं। जो भी व्यक्ति मीरा के साथ बैठ सकता है वह बेंगलोर में कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होगा। ऋतिका अरोड़ा ने सिर हिलाया और मुस्कुराई, हाँ, इस तरह का किरदार वाकई हमसे बहुत दूर है और वह हमारी दुनिया में बिल्कुल भी नहीं है। इशिता कपूर मुस्कुराई, ध्रुव की पीठ पर फिर से नजर डाली और फिर अपना सिर घुमाया। ऋतिका अरोड़ा मुस्कुराई और बोली, जियासु, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम आज रात ध्रुव के बारे में मुझसे अच्छी बातचीत करना चाहती हो? देखो तुमने अभी अभी गलत व्यक्ति को कैसे पहचाना। बताओ, क्या तुम्हारे मन में हमेशा से उसके लिए भावनाएं रही हैं? ये सुनकर इशिता कपूर की आंखें थोड़ी उलझी हुई थीं। उसने अपने गुलाबी गालों को थामकर शराब निगल ली, अपने लाल होठों को पोंछा और फिर एक फीकी नजर से कहा, हाँ, मेरे मन में हमेशा से ही उसके लिए भावनाएं रही हैं। ऋतिका अरोड़ा ने धीरे से आह भरी, वास्तव में मैंने इसे बहुत पहले ही नोटिस कर लिया था, लेकिन सच कहूं तो ये तुम्हारे लिए दुख की बात है। क्या तुमने बाद में ध्रुव को समझाया कि तुम उस अमीर दूसरी पीढ़ी के साथ इसलिए बाहर गई थी क्योंकि तुम्हारे पास पैसे की कमी थी और तुम्हें वह हार चाहिए था? आखिरकार तुम ये सब सिर्फ ध्रुव के लिए कर रही हो, तुम्हारे पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इशिता कपूर ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि ध्रुव इस कारण पर विश्वास करेगा? वह बस यही सोचेगा कि मैं उसे धोखा दे रही हूँ। इसके अलावा भले ही वह वास्तव में इस पर विश्वास करे, यह कोई बहुत शानदार बात नहीं होगी। आखिरकार मैं उस अमीर दूसरी पीढ़ी के साथ बाहर गई थी, तुम सिर्फ मॉल गई थी, बस इतना ही। ऋतिका अरोड़ा ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, क्या ध्रुव को पता है कि तुम्हारे मन में अभी भी उसके लिए भावनाएं हैं? इशिता कपूर थोड़ी उलझन में थी और बोली, तुम्हें पता होना चाहिए। लेकिन क्या? लेकिन वह मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहता। ऋतिका अरोड़ा मुस्कुराई, बेशक वह तुमसे बात नहीं करना चाहता। जरा सोचो, तुम्हारी गलतफहमी शुरू में ही दूर नहीं हुई थी और अब तुम और आदर्श मल्होत्रा बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं। अगर मैं होती तो मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। इशिता कपूर ने बेबसी से कहा, आदर्श मल्होत्रा और मैं वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा तुम सोचती हो। मेरे मन में आदर्श मल्होत्रा के लिए कोई भावना नहीं है। उसके साथ मेरा रिश्ता पूरी तरह से मेरे माता पिता की वजह से है, जिन्होंने मुझे आदर्श मल्होत्रा के साथ घुलने मिलने के लिए मजबूर किया। तो क्या तुम किसी के साथ घुलने मिलने के लिए तैयार नहीं होती? और जो मैंने पहले सुना था उससे ऐसा लग रहा था कि तुम पहले से ही आदर्श मल्होत्रा से सगाई करने की तैयारी कर रही थी। इस बिंदु पर इशिता कपूर का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया।
उसने शराब का एक घूंट लिया, अपना गला दबाया और खांसने से खुद को नहीं रोक पाए। उसका चेहरा लाल और सफेद हो गया, थोड़ा दर्दनाक लग रहा था। उसने अपना चेहरा ढक लिया और अंततः भारी स्वर में बोली, पिछले कुछ सालों में ध्रुव के गायब होने पर मुझे कितना दुख हुआ, यह कोई नहीं जानता था। वह बिना कोई स्पष्टीकरण दिए अचानक गायब हो गया। मैं 3 साल से उसका इंतजार कर रही हूँ। मिंग हान, सच कहूँ तो मुझे सच में लगा था कि ध्रुव कभी वापस नहीं आएगा और आदर्श मल्होत्रा के माता पिता ने उस समय मेरे परिवार की बहुत मदद की थी। मेरे लिए आदर्श मल्होत्रा ही सबसे उपयुक्त व्यक्ति है, अन्यथा मुझे किसकी तलाश करनी चाहिए? रितिका अरोड़ा ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा, क्या आपको लगता है कि ध्रुव ने आदर्श मल्होत्रा के वापस आने के बाद उसे अस्वीकार नहीं किया? अगर आपको पता होता कि वह वापस आएगा तो क्या आप उसका इंतजार करती? इशिता कपूर ने अपना सिर उठाया और अपनी आंखों में अफसोस के साथ हर शब्द कहा, हाँ, मैं हमेशा इंतजार करूंगी। रितिका अरोड़ा ने भी शराब का एक घूंट लिया, आह भरी और कहा, जियाओक्सू, कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता कि मुझे पूछना चाहिए या नहीं। मुझे उम्मीद है कि अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप नाराज नहीं होंगी। तुमने कहा। रितिका अरोड़ा ने एक पल संघर्ष किया और कहा, अगर, मेरा मतलब है अगर ध्रुव अभी भी उतना ही गरीब है जितना वह 3 साल पहले था, तो क्या आप अब भी ऐसा कहेंगे? इशिता कपूर उदास होकर मुस्कुराए, आप सभी को लगता है कि मैं पैसों के लिए उसके साथ हूं, लेकिन अगर मैं वास्तव में एक महिला हूं जिसे केवल पैसों की परवाह है, तो मैं पहले स्थान पर ध्रुव के साथ क्यों रहना चाहती थी? जब उसने स्कूल में मेरा पीछा किया था, बहुत सारे अमीर दूसरी पीढ़ी के अधिकारी और दूसरी पीढ़ी के अधिकारी हैं, तो मैं उस समय उन लोगों के साथ क्यों नहीं रही? रितिका अरोड़ा ने सिर हिलाया, तो मैं आपको समझती हूँ, लेकिन अगर आप अब ध्रुव के साथ रहना चाहते हैं, अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं निश्चित रूप से सोचती कि आप पैसे के लिए ऐसा कर रहे हैं, इसलिए। जियासु, आपकी स्थिति बहुत मुश्किल है। उसने अपनी आंखों के कोनों को पोंछा और खुद पर हंसी, तो मुझे क्या करना चाहिए? यह विचार पूरी तरह से त्याग कर आदर्श मल्होत्रा से शादी कर लूं? रितिका अरोड़ा के बोलने से पहले इशिता कपूर ने अपना सिर हिलाया और कर्कश स्वर में कहा, मुझे मरने देना ही बेहतर है। इस तरह के जीवन का कोई मतलब नहीं है। मैं उस व्यक्ति के साथ रहना चाहती हूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ। रितिका अरोड़ा ने धीरे से आह भरी, ज्यादा मत सोचो, प्रकृति को अपना काम करने दो, आओ और पियो। इशिता कपूर ने शराब के कुछ और घूंट लिए और उसके खूबसूरत चेहरे पर एक आकर्षक बरगंडी रंग दिखाई दिया जो उदास और आकर्षक लग रहा था। बार में कई पुरुष समय समय पर इशिता कपूर को देखते थे, उनकी आंखों में वासना की झलक थी। इस समय इशिता कपूर ने स्पष्ट रूप से एक आवाज सुनी। क्योंकि उसने बहुत पीली थी, उसकी आंखें थोड़ी भटक रही थीं। उसने अवचेतन रूप से ध्रुव और मीरा की दिशा में देखा और उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। अध्याय 211 बार तूफान। इस समय इशिता कपूर की मैसेज रिंग बजी। उसने उसे उठाया और उस पर एक नजर डाली, भौहें सिकुड़ी, उसका मूड अचानक और भी खराब हो गया और उसने अनिच्छा से एक संदेश का जवाब दिया। एक पल के बाद आदर्श मल्होत्रा अंदर आया। आदर्श मल्होत्रा अंदर आया और तुरंत इशिता कपूर को देखा। वह इशिता कपूर के बगल में आकर बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला, जियाओजू, जब तुम यहाँ शराब पीने आई थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इशिता कपूर थोड़ा सा बगल में खिसक गई और गुनगुनाते हुए बोली, तुम्हें अस्पताल से कब छुट्टी मिली थी? क्या डॉक्टर ने कहा था कि तुम शराब पी सकती हो? आदर्श मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आज सुबह अस्पताल से छुट्टी मिली है। कुछ नहीं हुआ, मैंने बस शराब पी थी। इशिता कपूर ने अपना सिर हिलाया, पीना न पीना ही सबसे अच्छा है। तुम्हें अभी अभी अस्पताल से छुट्टी मिली है, घर जाकर आराम करना बेहतर है। आदर्श मल्होत्रा अचानक ठंडे अंदाज में मुस्कुराया, सच? क्या तुम मुझसे फिर से छुटकारा पाना चाहती हो और किसी कमीने के साथ चक्कर लगाना चाहती हो? इशिता कपूर का चेहरा पीला पड़ गया। आदर्श मल्होत्रा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? आदर्श मल्होत्रा ने ठंडे स्वर में कहा, मेरे जैसा बनने का नाटक मत करो। ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानता कि पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ, भले ही मैं अस्पताल में हूँ। धिक्कार है, ध्रुव को लगता है कि वह वाकई बहुत सारे बड़े लोगों को जानता है। क्या तुम फिर से सही कह रहे हो? क्या वह फिर से जीवित हो गया है? क्या इसलिए कि वह कुतिया अब साथ रहने लगी है और दूसरों के साथ संबंध बनाना चाहती है? आदर्श मल्होत्रा, तुम कमीने। इशिता कपूर ने आदर्श मल्होत्रा के चेहरे पर थप्पड़ मारा। आदर्श मल्होत्रा ने अपना चेहरा ढांक लिया, अपने होंठ चाटे, उसकी आंखें थोड़ी ठंडी हो गईं और वह ठंडे स्वर में मुस्कुराया, अच्छा, संघर्ष करो, चलते रहो, हिम्मत है तो चलते रहो। मैं तुम्हें हर थप्पड़ की कीमत चुकाने को मजबूर करूंगा। अरे नहीं, मैं तुम्हारे परिवार को इसकी कीमत चुकाने को मजबूर करूंगा। जब इशिता कपूर ने यह सुना तो उसका चेहरा अचानक से पीला पड़ गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह कांप रही थी, अपने होंठ काट रही थी और गुस्से और नफरत से आदर्श मल्होत्रा को देख रही थी। आदर्श मल्होत्रा ने शराब का गिलास पकड़ा और एक घूंट लिया। उन्होंने इशिता कपूर को देखा और हल्के से कहा, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ इशिता कपूर, तुम मेरी औरत हो। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अब भी मेरी हो। अब मैं तुम्हारे साथ विनम्र व्यवहार करता हूँ, लेकिन एक बार जब तुम शादी कर लो तो मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि घरेलू हिंसा क्या होती है। आदर्श मल्होत्रा ने बोलना समाप्त करने के बाद वह हल्के से मुस्कुराया, मैं आपको यह विश्वास के साथ बताता हूँ। यदि आप नहीं समझती हैं तो आप जानती हैं कि आपकी माँ की तरफ से क्या परिणाम होंगे, हे। इशिता कपूर की आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने हताश होकर कहा, आदर्श मल्होत्रा, तुम बहुत शैतान हो, तुम एक जानवर हो। उसके बाद वह इशिता कपूर के कान के पास झुक गया और फुसफुसाया, वैसे क्या तुम्हारे मन में अभी भी ध्रुव के लिए भावनाएं नहीं हैं? जब हम शादी का इंतजार करेंगे तो मैं उसे तुम्हारे मेरे नीचे कराहने और चीखने का वीडियो भेजूंगा। सोचो वह कैसे रिएक्ट करेगा। मैं चाहता हूं कि वह उस महिला को देखे जिसे वह कभी प्यार करता था, पहली बार मुझसे दूर ले जाया जा रहा है और मेरे नीचे मेरे द्वारा जोर से चोदा जा रहा है। यह एहसास टीएस। इशिता कपूर ठंडी मुस्कान के साथ आदर्श मल्होत्रा की ओर मजाक करते हुए देखने लगी। आदर्श मल्होत्रा, तुम्हें किसने बताया कि यह मेरा पहला अनुभव था? आदर्श मल्होत्रा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसके हाव भाव बदल गए और उसने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? आदर्श मल्होत्रा भ्रमित था। आमतौर पर इशिता कपूर उसे बिल्कुल भी चूमने या छूने नहीं देती। उसने यह मान लिया कि यह इशिता कपूर का पहला मौका था और यह ठीक इसलिए था क्योंकि उसे लगा कि यह इशिता कपूर का पहला मौका था, इसलिए वह पहले भी इशिता कपूर के साथ इतना विनम्र था। भले ही इशिता कपूर ने उसे छुआ न हो, उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपने दोस्तों को एक से अधिक बार यह भी दिखाया कि इशिता कपूर अभी भी एक बच्ची है। इन दिनों शादी कर पाना और बच्चा पैदा कर पाना एक वरदान है जिसे हमारे पूर्वजों ने 8 जन्मों तक पाला है। इशिता कपूर, ये तुम्हारा पहला मौका नहीं है। आदर्श मल्होत्रा हौंट रहे थे और दहाड़ रहे थे, उनका पूरा हाव भाव अचानक बदल गया, मानो वे नियंत्रण से बाहर हो गए हों। इशिता कपूर ने ठंडी मुस्कान दी और राहत भरी आवाज में कहा, चूंकि तुमने ये पूछा है इसलिए मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा पहला मौका ध्रुव ने बहुत पहले छीन लिया था। वैसे मैंने उसके लिए गर्भपात भी करवाया था। तुम्हें किसने बताया कि मैं पहली बार हूँ, बेवकूफ, तुम कमीने, तुम बदबूदार कुतिया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। आदर्श मल्होत्रा ने गुस्से में दहाड़ते हुए इशिता कपूर के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। इशिता कपूर के बाल तुरंत बिखर गए और उसके खूबसूरत चेहरे पर चमकदार खून जैसा लाल थप्पड़ का निशान बन गया।
इशिता कपूर दर्द से कराह उठी। उसने कुछ नहीं कहा, अपना चेहरा ढक लिया और नाराजगी से आदर्श मल्होत्रा को देखा। उसकी आंखों के कोनों से आंसू टपक रहे थे। सामने बैठी ऋतिका अरोड़ा इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और गुस्से में आदर्श मल्होत्रा से बोली, आदर्श मल्होत्रा तुम पागल हो। इशिता कपूर और ध्रुव जब प्यार में थे तो क्या नहीं कर सकते थे? क्या तुम बीमार हो? आदर्श मल्होत्रा के माथे पर नसें उभर आई थीं और उसकी आंखें लाल थीं। इस पल उसे लगा जैसे उसे अचानक धोखा दिया गया हो। पहले वह केवल यही सोचता था कि इशिता कपूर कुंवारी है, इसलिए उसे कोई उपलब्धि का एहसास नहीं था, लेकिन अब यह एहसास उसे पागल कर रहा था। इशिता कपूर ने अपना चेहरा ढांक लिया, आदर्श मल्होत्रा को देखा और आत्म मजाक के साथ व्यंग्य किया, ऐसा लगता है कि आपके पास मेरे लिए कोई भावना नहीं है, आप बस मेरा शरीर चाहते हैं। मैं आपके बारे में थोड़ा दोषी महसूस करती थी, लेकिन अब मुझे आपसे केवल घृणा होती है, बेहद घृणा, यहाँ से चले जाओ। आदर्श मल्होत्रा ने हौंकते हुए कहा। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और खुद को शांत रहने के लिए कहा। आखिरकार उसने इशिता कपूर में इतना निवेश किया था और उसके पिता ने इशिता कपूर के माता पिता को 2 मिलियन से अधिक उधार दिए थे। और यह कोई ऋण नहीं है, ये देने के नाम पर है, बिना किसी आयोजन या सबूत के। स्वाभाविक रूप से ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे लगा कि दोनों परिवार सफल हो सकते हैं और जो परिवार के पास भी उस समय थोड़ा पैसा था, इसलिए उन्हें परवाह नहीं थी। लेकिन अब आदर्श मल्होत्रा के परिवार की पूंजी श्रृंखला भी थोड़ी तनावपूर्ण है और अब वे दोनों परिवारों की शादी और साथ काम करने की उम्मीद कर रहे हैं। अगर वे अब टूट जाते हैं तो न केवल पैसा वापस नहीं आएगा, बल्कि उसका परिवार भी बच नहीं पाएगा। जो जैक ने अपने गुस्से को शांत करने के लिए नियंत्रित किया, एक गहरी सांस ली और माफी मांगते हुए कहा, जियाओक्सू, क्या मैंने अभी तुम्हें चोट पहुंचाई? मुझे खेद है, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, इसलिए। सच में? फिर तुम्हारा प्यार वाकई खास है, इशिता कपूर ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। आदर्श मल्होत्रा अवाक रह गया और बाकी सभी ने बात करना बंद कर दिया और उदास होकर शराब पीने लगे। थोड़ी दूर पर एक और टेबल पर करण चौहान कई आदमियों के साथ बैठा था, जो सभी करण चौहान के दोस्त थे। वे सभी एक ही मंडली के दोस्त हैं। हालांकि इन आदमियों की पृष्ठभूमि करण चौहान जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन वे सभी बहुत सरल हैं। मेरे पिता बेंगलोर में लगभग हर इकाई में शीर्ष नेता हैं और वे बहुत शक्तिशाली हैं। ध्रुव और उसके समूह के पीछे कई लोग आए और प्रवेश करते ही इशिता कपूर की मेज को चुपचाप देखते रहे। इशिता कपूर बहुत खूबसूरत हैं और आसानी से ध्यान आकर्षित करती हैं। खासकर जिस तरह से इस समय जब वह नशे में होती हैं तो उनकी आंखें थोड़ी धुंधली हो जाती हैं, वह एक बेहतरीन सुंदरता है। इस समय करण चौहान के सामने बैठा एक सफेद बालों वाला आदमी करण चौहान को देखकर मुस्कुराया और कहा, भाई चू, वह लड़की वाकई अच्छी है। हम में से कितने लोगों को आकर देखना चाहिए? करण चौहान ने उस आदमी को लात मारी और मुस्कुराते हुए उसे डांटा, वांधाओ, क्या तुम्हारे पास कुछ कम क्षमता है? तुम्हारे परिवार के पास बेंगलोर में दर्जनों संपत्तियों में अरबों डॉलर हैं। किस तरह की महिला नहीं मिल सकती? तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसके पास ऐसा बॉयफ्रेंड हो। वांधाओ ने अपना सिर खुजलाया और चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा, भाई चू, वह लड़की वाकई बहुत खूबसूरत है। वह उन लानत मलामत करने वाले सेलिब्रिटी और इंटरनेट सेलिब्रिटी से भी ज्यादा खूबसूरत है। भाई, मैं वाकई कुछ नहीं कर सकता और तुमने नहीं देखा, उस लड़की का उसके बॉयफ्रेंड ने बलात्कार भी किया था। अगर मेरा दोस्त मुझे थप्पड़ मारता है तो मेरा बॉयफ्रेंड निश्चित रूप से अच्छा आदमी नहीं है और मुझे उसे बचाना होगा। कई अन्य पुरुषों ने भी हंसते हुए कहा, भाई चू, हम कुछ कर रहे हैं, तुम बस पीछे से देख सकते हो और बस जाकर मौज मस्ती कर सकते हो। करण चौहान मुस्कुराया और डांटा, तुम छोटे कमीने अपने आप जाओ, मैं शराब पी रहा हूँ। कुछ लोगों ने करण चौहान को पीछे छोड़ते हुए जबरदस्ती नहीं की और फिर लोगों का समूह इशिता कपूर की मेज पर आ गया और उसे सीधे ब्लॉक कर दिया। इशिता कपूर और ऋतिका अरोड़ा की आंखें थोड़ी बदल गईं। आदर्श मल्होत्रा ने बगल से बात की और भौहें सिकोड़ी, भाई तुम कहाँ हो? सफेद बालों को रंगने वाले वांधाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई तुम बहुत सुंदर हो। मैं 2 सुंदरियों को यहाँ पीने के लिए ला रहा हूँ। क्या हम भाई एक टेबल साझा कर सकते हैं? आदर्श मल्होत्रा ने तुरंत देखा कि कई लोगों के इरादे बुरे थे और वह पहले से ही बुरे मूड में था। उसने अपने हाथ हिलाए और अधीरता से कहा, नहीं, हम बस कुछ बात कर रहे हैं। आपके साथ पीना हमारे लिए सुविधाजनक नहीं है। वांधाओ की आंखें अचानक ठंडी हो गईं। उसने अपना पैर मेज पर रखा और मुस्कुराते हुए कहा, भाई क्या तुम मुझे चेहरा नहीं दिखा रहे हो? आदर्श मल्होत्रा तुरंत उठ खड़ा हुआ और गाली देते हुए बोला, तुम मुझे चेहरा दिखाने के लिए क्या कह रहे हो? यहाँ से चले जाओ, मेरा नाम आदर्श मल्होत्रा है, जाओ और पता लगाओ कि मैं कौन हूँ। वांधाओ और अन्य लोग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और उनकी आंखें थोड़ी बदल गईं। वे मूर्ख नहीं थे। स्वाभाविक रूप से अगर दूसरा पक्ष इतना आश्वस्त था तो उसके पास वास्तव में बहुत सारी पृष्ठभूमि हो सकती है। वांधाओ ने तुरंत अपने बगल के लोगों से कहा, भाइयों, कृपया हमारे घेरे में पूछो कि यह व्यक्ति कौन है। आदर्श मल्होत्रा को अचानक दोषी महसूस हुआ। वह सिर्फ दिखावा कर रहा था और कुछ लोगों को डराना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कुछ लोग वास्तव में पूछताछ करेंगे। उसके चेहरे पर घबराहट के भाव थे, लेकिन फिर भी उसने दृढ़ता से कहा, अगर तुम्हें पता है कि क्या हो रहा है तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं आज तुम्हें मारने के लिए किसी को ढूंढ लूंगा। वांधाओ और अन्य लोगों ने इसके बारे में पूछताछ की, लेकिन पाया कि उन्होंने आदर्श मल्होत्रा के बारे में कभी नहीं सुना था। उन्होंने आदर्श मल्होत्रा को संदेह से देखा और उनकी आंखें ठंडी हो गईं। भाई, तुम किसके साथ घूम रहे हो? मैंने तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सुना। आदर्श मल्होत्रा ने कठोरता से कहा, तुम्हें परवाह है कि मैं कहाँ हूँ? यहाँ से चले जाओ। वांधाओ और अन्य लोगों ने ठंडी हंसी उड़ाई, तुम अब यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो, मुझे आज रात तुम्हारे साथ खेलने दो, मैं तुम्हारी माँ की चूत के साथ खेलूंगा। आदर्श मल्होत्रा को अचानक बहुत अपमानित महसूस हुआ और उसने बोतल सीधे वांधाओ की ओर घुमा दी। वांधाओ ने एक तरफ से चकमा दिया और आदर्श मल्होत्रा के पेट में जोर से लात मारी। आदर्श मल्होत्रा को तुरंत लात मारी गई और उसे इधर उधर घुमाया गया। उसकी नाक पर चोट लगी और उसका चेहरा सूज गया। बगल में खड़ी इशिता कपूर और ऋतिका अरोड़ा अचानक चिल्ला उठी। उन्होंने वांधाओ को डर से देखा और कहा, तुम क्या करना चाहते हो? खिलवाड़ मत करो। वांधाओ ने इशिता कपूर को घूरा, अपनी लाल नीली और शैतानी ढंग से मुस्कुराया, तुम क्या नहीं करना चाहते? अगर तुम आज रात मेरे साथ आओगी तो कुछ नहीं होगा। इशिता कपूर हैरान और गुस्से में थी, तुम बहुत दृढ़ निश्चयी हो, तुम गुंडे हो। वांधाओ ने सीधे अपना हाथ बढ़ाकर इशिता कपूर के चेहरे को छुआ और मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत गुस्सैल हो, बुरे नहीं हो, मुझे ये पसंद है। इशिता कपूर ने वांधाओ का हाथ झटक दिया। वांधाओ ने भौहें सिकुड़ी और उसकी आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गईं। तुम भाग्यशाली हो अगर मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। अगर तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ तो तुम निश्चित रूप से मेरे साथ सोने की पहल करोगे। इशिता कपूर ने कांपते हुए कहा, मुझे परवाह नहीं है कि तुम किसके बेटे हो या तुम्हारे पास कितना पैसा है, कृपया चले जाओ। ऋतिका अरोड़ा ने जमीन पर आदर्श मल्होत्रा से कहा, आदर्श मल्होत्रा, क्या तुम अपने परिवार में किसी को नहीं जानते? क्या तुम हमें बचाने के लिए कोई ढूंढ सकते हो? आदर्श मल्होत्रा शर्मिंदगी से उठ खड़ा हुआ। उसके चारों ओर बहुत सारे लोग देख रहे थे। अगर वह हार मान लेता तो यह एक मजाक होता, लेकिन वह किसी को नहीं पहचानता था।
वैसे आदर्श मल्होत्रा ने अपनी जांघ पर थपकी दी और चिल्लाया, ये सही है। मैं गुवान संजुन को जानता हूँ। तुम लोग गुवान संजुन को जानते हो, है ना? उसके अधीन सैकड़ों भाई हैं। अगर तुम मुझसे लड़ोगे तो क्या तुम मौत की तलाश में हो? जब इशिता कपूर ने यह सुना तो उसने आदर्श मल्होत्रा की ओर देखा और थोड़ा चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि आदर्श मल्होत्रा गुवान संजुन को जानते होंगे। अध्याय 212 गुवान संजुन वास्तव में लॉन्गहाई में एक उत्कृष्ट व्यक्ति हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं और अधिकांश लोग उन्हें कभी नहीं जान पाएंगे। आदर्श मल्होत्रा ने इशिता कपूर को देखा और गर्व से कहा, जियाओक्सुक डरो मत। मैं गुवान संजुन को जानता हूँ। भले ही उनमें 10 हिम्मत हो, लेकिन वे मुझे छूने की हिम्मत नहीं करेंगे। इशिता कपूर ने राहत की सांस ली और सिर हिलाया, कम से कम उन्हें किसी भी तरह से नहीं ले जाया जाएगा। तभी वांग हाओ जोर से हंस पड़े, गुवान संजुन, तुम उसे अभी तुरंत फोन करो। आदर्श मल्होत्रा गुवान संजुन को जानते थे, लेकिन केवल 2 भोजन के माध्यम से। लेकिन वास्तव में एक नंबर था। आदर्श मल्होत्रा ने तुरंत गुवान संजुन का नंबर डायल किया। जब कॉल कनेक्ट हुई तो आदर्श मल्होत्रा ने तुरंत चापलूसी से कहा, अरे गुवान, यह मैं हूँ। आदर्श मल्होत्रा, जियाओ जी, ओह हाँ हाँ, मुझे अभी आपसे मदद मांगनी है। आदर्श मल्होत्रा ने कुछ शब्द जोड़े, फिर फोन वांग हाओ को थमा दिया और गर्व से कहा, मास्टर गुवान आपसे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहते हैं। वांग हाओ मुस्कुराए और फोन उठाकर दूसरी तरफ से कहा, छोटे गुवान, क्या तुम अब बड़े हो गए हो? तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? स्पीकर फोन चालू करते ही गुवान संजुन की कांपती हुई आवाज सुनाई दी, हाओ मास्टर हाओ, मैं नहीं जानता, ये सब गलतफहमी है, ये सब गलतफहमी है। मास्टर हाओ, अभी अपना फोन उस जानवर को दे दो और मैं उसे व्यक्तिगत रूप से बता दूंगा। आदर्श मल्होत्रा और इशिता कपूर दोनों ने फोन पर आवाज सुनी और वे दंग रह गए। क्या तुम अपने सामने बैठे युवक को फोन करना चाहते हो? आदर्श मल्होत्रा जमीन पर बैठ गए और कांपने लगे जैसे कि वे अपनी बुद्धि से डर गए हों। मास्टर हाओ, आप इस व्यक्ति को ले जा सकते हैं, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इशिता कपूर ने आदर्श मल्होत्रा को देखा और कोसा, आदर्श मल्होत्रा, तुम काया हो, तुम बहुत काया हो। वांग हाओ ने हंसते हुए कहा, तुम एक बेकार इंसान हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी कुछ इज्जत है। मैं तुम्हें आज छोड़ दूंगा। ऐसा कहने के बाद वांग हाओ ने इशिता कपूर को अपने पास खींचा और मुस्कुराते हुए कहा, चलो छोटी बच्ची, आज रात मैं तुम्हें लाड़ प्यार करूंगी। इशिता कपूर ने वांग हाओ को थप्पड़ मारा और निराशा और गुस्से में बोली, बाहर निकलो कमीने, तुम बदबूदार बदमाश, मुझे जाने दो। वांग हाओ का चेहरा काला पड़ गया। उसने इशिता कपूर के हाथ पकड़े और उसे घसीटते हुए ले गया। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मुझे आज रात तुम्हारे साथ खेलने के लिए कुछ और लोगों को बुलाना है। इशिता कपूर इतनी डर गई कि उसके आंसू अचानक गिर पड़े। वह संघर्ष करने की कोशिश करने पर भी खुद को छुड़ा नहीं पाई। इस समय ध्रुव की छवि अचानक उसके दिमाग में आ गई। ध्रुव यहाँ होता तो बहुत अच्छा होता। वह निश्चित रूप से आदर्श मल्होत्रा जैसा काय नहीं होता। मुझे जाने दो गुंडों। इशिता कपूर की हताश चीखें शोर में डूब गईं। अपने आसपास के लोगों के उदासीन चेहरों को देखते हुए इशिता कपूर ने अपनी आंखों के कोनों से कुछ आंसू बहाए। उसे पछतावा है, उसे नफरत है। अच्छा होगा अगर ध्रुव यहाँ होता। इस समय ध्रुव, जो दूसरी तरफ बूथ में बैठा था, ने वहां शोर सुना, खड़ा हुआ और कहा, मैं वहां जाकर देखता हूँ कि क्या हो रहा है। मीरा ने शांति से कहा, यह एक और लड़ाई होगी, मत जाओ, बार में ऐसी कई चीजें हैं, परेशानी पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है। ध्रुव ने अपना सिर खुजलाया, ठीक है, फिर मैं थोड़ा पानी डाल देता हूँ और तुम लोग थोड़ी देर बैठो। बाथरूम जाने के लिए आपको लोगों के एक समूह से घिरे इशिता कपूर के बूथ से गुजरना होगा। ध्रुव दूसरों के काम में दखल नहीं देना चाहता था। वह वहां से जाने ही वाला था कि तभी उसकी नजर उस पर पड़ी।